हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में। और आप लोगों का जो ये एग्जाम है ना, वो और भी बेहतर हो और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा जाए, इसके लिए मैं अपनी ओर से भी कड़ी मेहनत कर रहा हूं। और ये जो मेरी मेहनत है ना, मैं आशा करता हूं कि ये रंग लाए और आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाए और आप लोगों के मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए। खैर, चलते हैं मुद्दे पर। आज जो है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी 143 को। किसको डिस्कस करेंगे? बीपीएससी 143 को। तो एक्चुअली ये जो बीपीएससी 143 है ना, इसकी एक वीडियो सीरीज पहले ही आ चुकी है। जिन भी छात्रों ने उस वीडियो सीरीज को नहीं देखा है, कृपया करके उस वीडियो सीरीज को देख लें और तभी इस वीडियो सीरीज को देखें, ताकि दोनों में एक अच्छा सीक्वेंस बन पाए और आप पूरे के पूरे कंटेंट को अच्छे से समझ पाए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस बुक के अंदर टोटल 5 ब्लॉक्स हैं और कुल मिला के 15 चैप्टर्स हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि टोटल 15 यूनिट्स को हम लोग 2 वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो पहली तो आ चुकी है, दूसरी वाली ये है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो ये वीडियो सीरीज होगी, इस बुक की लास्ट वीडियो सीरीज होगी। इसके अंदर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस वीडियो सीरीज को खत्म करेंगे। खैर, आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, और वो जो है आप लोगों को दिख रहा होगा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब का बटन। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है ना दोस्तों, कि पहले मैं ये लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के बटन को यूज़ नहीं करता था। लेकिन रिसेंट दिनों में, रिसेंट टाइम्स में मैंने ये देखा है कि जो यूट्यूब का डैशबोर्ड है ना, उस पर मैंने ये देखा है कि जो 80% व्यूज़ हैं इस इग्नू टिप्स असाइनमेंट के कम्युनिटी के, वो नन सब्सक्राइब्ड वाले हैं। मतलब व्यूअर्स आते हैं नो डाउट, और मैं उन सभी व्यूअर्स का जो है ना स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से ये भी आशा करता हूँ कि वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इन फ्यूचर और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कम से कम चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला जो पेज है ये एडवर्टीजमेंट का है। इग्नू टिप्स असाइनमेंट इन सभी चीज़ों में डील करती है। सॉल्व्ड असाइनमेंट हो गया, हैंड रिटन असाइनमेंट, हार्ड कॉपी, फिर असाइनमेंट पीडीएफ, गैस पेपर, हेल्प बुक, नोटबुक्स, ये इन सभी चीज़ों में इग्नू टिप्स असाइनमेंट डील करती है। आप चाहें तो www.ignutipsassignment.com पर विजिट करके अपने असाइनमेंट, जो भी आपके रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल है, वो प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पर, या फिर मेल कर सकते हैं ignutipsassignmentinfo@gmail.com पे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मोहनीश आर्यन इंस्टा पे, और अपनी जो क्वेरी है, अपनी जो समस्या है इग्नू से रिलेटेड, उसका जो समाधान है ना, आप इंस्टाग्राम पे पा सकते हैं। मुझे फॉलो करके, मुझसे मैसेज करके, मतलब मुझे मैसेज करके आप अपने रिक्वायर्ड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर पा सकते हैं। खैर, ये सारी बातें हो गई, अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर। एक सेकेंड लगता है, ये हाँ स्लो हो गया था, मतलब लैपटॉप जो है वो थोड़ा स्लो हो गया था। खैर, अब आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या? तो बीपीएससी 143 भारत में राज्य की राजनीति, सॉल्व्ड गैस पेपर एंड सैंपल पेपर, आप इसे जो भी कहें वो आपकी मर्जी है। तो इतनी सारी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है शायद पहला क्वेश्चन। क्या है? पहला क्वेश्चन। तो ये पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक सेकेंड, कैंसिल करते हैं। ओ, इसमें जो है ना लोगो लगा हुआ है दोस्तों, इस वजह से यहाँ दिक्कत आ रही है। ignutipsassignment.com का जो लोगो लगा हुआ है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। जितने मैं अभी स्लाइड्स को आगे बढ़ा रहा हूँ, इन सभी को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। ये भी डिस्कस हो चुका है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये भी हो चुका है डिस्कस, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था कि केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने वाले आयोगों की चर्चा कीजिए। तो ये वाला डिस्कशन हो चुका है। अब हमारा डिस्कशन होगा आज यहाँ से संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो प्रावधान है वो क्या क्या किए गए हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण निकायों को किन किन शक्तियों का स्थानांतरण किया गया है, चर्चा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो 73वां संविधान संशोधन है ना, ये मूल रूप से पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा के लिए संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था। अगर मूल रूप से कहे तो 1993 में कांग्रेस पार्टी के सरकार ने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन किया था।
और इसके पूर्व ही एक समिति थी लक्ष्मी सिंघवी समिति, उसने पंचायती राज को संविधान में सम्मिलित करने की बात कही थी और इसी वजह से 24 अप्रैल 1993 को संसद के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया और 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत भाग 9 तथा 11 अनुसूची को जोड़ा गया और उसी के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को इंगित किया गया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और ये जो 9वीं और 11वीं अनुसूची है, यह जो है ना राज्यों को ये कहती है कि आप जो है ना कम से कम पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा दें और कम से कम अपने राज्य में त्रिस्तरीय अथवा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करें। तो इसी कार्यक्रम के तहत, इसी 9वीं और 11वीं अनुसूची के तहत या फिर 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की व्यवस्था जो है मैक्सिमम राज्यों में कर दी गई है और उन राज्यों में की गई है जिन राज्यों में आबादी लगभग 20 लाख से कम है, तो सॉरी जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है और जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहाँ पर जो है ना द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। जैसे कि गोवा व मणिपुर में ग्राम स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायती राज की स्थापना की गई है और ये क्या है, तो द्विस्तरीय पंचायती राज की एक व्यवस्था है और यह एक अच्छा उदाहरण है। और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ना 11वीं अनुसूची में पंचायत को कुल मिलाकर के 29 विषय प्रदान किए गए हैं, मतलब 29 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर पंचायत जो है अपने तरफ से एक्शन ले सकती है। मतलब पंचायतों को ये स्वायत्ता है कि वह 29 विषयों पर अपने तरफ से कानून बना सके या फिर अपने तरफ से कोई एक्शन ले सके। इस विषयों में परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पशु डेयरी, लघु उद्योग इत्यादि जो है ना, इत्यादि जैसे 29 विषयों को शामिल किया गया। आगे मैं इसको अभी बताऊंगा कौन से 29 विषय हैं, नीचे लिखा गया है, आप लोग विस्तार से उसको देख लीजिएगा। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए चूंकि भारत है जो है ना वो बहुत बड़ा देश है। दरअसल भारत इतना बड़ा है कि मतलब यह जो है ना 7वें नंबर पर आता है शायद, हाँ 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर, जबकि जनसंख्या के आधार पर यह पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है ना पर्याप्त मात्रा में विविधता है और इन्हीं विविधताओं को साधने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और जो सत्ता है, जो लोकतंत्र है, उसका विकेंद्रीकरण किया गया। मतलब जो प्रशासन है ना उसको निचले से निचले स्तर तक पहुंचाया गया ताकि जो लोगों के मुद्दे हैं वह जो है ना आसानी से स्थानीय स्तर पर सुने जाए और उनका निवारण किया जाए। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है ना पंचायती चुनाव में जो अगर कोई उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके लिए 21 वर्ष की उम्र का निर्धारण किया गया है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और गांव, खंड और जिला स्तर, मतलब गांव स्तर पर भी पंचायती राज हो सकता है, खंड ब्लॉक लेवल पे भी हो सकता है और जिला स्तर पर भी पंचायत के जो है ना सभी सदस्य जो है वो अपने तरफ से उम्मीदवारी दर्ज कर सकते हैं। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था मैंने भी आप लोगों को बताई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उसमें कौन से 3 स्तर होते हैं, तो गांव, ब्लॉक जिसे हम खंड कहते हैं और एक जिला स्तर होता है। जो द्वितीय स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें केवल 2 स्तर होते हैं, एक तो ग्राम स्तर और दूसरा जिला स्तर। बीच में जो खंड स्तर है, ब्लॉक स्तर है, वो नहीं होता है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में संघीय शासन के तीसरे स्तर का निर्माण किया गया। पहले से तो द्विस्तरीय शासन व्यवस्था थी, एक संघीय व्यवस्था, एक राज्यीय व्यवस्था, मतलब एक तो केंद्र की सरकार चल रही थी और दूसरी चल रही थी राज्य की सरकार। लेकिन इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से तीसरे स्तर के एक सरकार का गठन किया गया है और इसे हम कहेंगे पंचायती राज। मतलब ये स्थानीय स्तर की सरकार हम इसे कह सकते हैं और इसका मूल उद्देश्य सत्ता का कोई प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं, सत्ता का जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है ऐसा करना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है सामाजिक न्याय की स्थापना करना और केंद्र और राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको एकदम स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर तक पहुंचाना। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए ये जो है ना इस तरह के जो ये स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय निकायों के या फिर पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव होते हैं, इसमें क्या होता है कि आरक्षण प्राप्त होता है कुछ वर्गों को, ताकि वो भी
स्थानीय स्तर पर सत्ता में काबिज हो सके या फिर स्थानीय स्तर पर सत्ता में अपनी भूमिका निभा सके। जैसे कि संविधान द्वारा पंचायत के सभी स्तरों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और राज्य सूची का विषय होने के कारण आरक्षण की यह सीमा 50% तक कर दी गई है। मतलब चूंकि जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ना, दरअसल ये किसके अंतर्गत आती है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अर्थात राज्य जो है ना, राज्य सरकारें या विधानमंडल इस पर कानून बना सकती हैं। तो इस वजह से जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंतर्गत 1/3 महिलाओं को हर जगह आरक्षण प्राप्त है और राज्य सूची के विषय को होने के कारण यहाँ पर आरक्षण की जो सीमा है कभी कभी 50% कर दी जाती है। मतलब 1/3 नहीं, 1/2 कर दी जाती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ, वित्तीय विकेंद्रीकरण, एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हम लोगों ने देखा, अब वित्तीय विकेंद्रीकरण की भी बात करते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसके माध्यम से पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना हुई, उसमें क्या हुआ कि जो राज्य की जो विधानसभा है, क्योंकि जो आपको पंचायती राज व्यवस्था का जो विषय है वो राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो राज्य की जो विधानसभा है उन्होंने क्या किया, तो पंचायत को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां प्रदान की। मतलब पैसे से संबंधित कुछ शक्तियां जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को प्रदान की गई है। और वो क्या है, तो वो देखिए कुछ ऐसे है। कर, फीस, पथकर शुल्क लगाने की शक्ति पंचायतों को सौंपना। मतलब कोई अगर पंचायत चाहता है कि वो टैक्स लगाए, किसी भी तरह का छोटा मोटा टैक्स लगाए या फिर कोई फीस लगाए या फिर जो रोड टैक्स है वो लगाए, तो वो अपनी ओर से लगा सकता है। कर, पथकर, फीस, शुल्क पंचायतों को प्रदान करना। अब ऐसा है कि कभी कभी राज्य सरकारें जो है टैक्स वसूलती हैं, चाहे वो रोड टैक्स हो, कोई फीस हो, कोई टैक्स हो, तो वो जितने भी पैसे या जितना भी पैसा उससे प्राप्त होता है तो वो सारे पंचायतों को सौंप दिए जाते हैं। पंचायतों को अनुदान प्रदान करना, मतलब राज्य सरकारें जो है ना अपने स्तर से हर एक पंचायत को कुछ ना कुछ पैसा दे सकती है ताकि उसके माध्यम से पंचायतों का, उन पैसों के माध्यम से पंचायत का विकास हो सके। पंचायतों को वित्तीय संचयन के लिए संस्थाओं का निर्माण करना। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर पंचायत मतलब कोई संस्था बनाना चाहती है जिसके माध्यम से पैसा को एकजुट किया जा सके, तो फिर वो जो है आपको वित्तीय संचयन के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि पंचायतों में कभी कभी पैक्स गोदाम बनाए जाते हैं जहां पर धान, गेहूं, चावल इत्यादि खरीद बिक्री की जाती है। तो वहां पर क्या होता है, वित्तीय पैसों का संचयन होता है। पंचायतों के वित्तीय स्रोत को भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया, जहां पर राज्य विधानमंडल जो है या राज्य की जो विधानसभा है पंचायतों को कुछ अपनी ओर से विशिष्ट वित्तीय स्रोतों वाली शक्ति दे सकती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। हाँ, पंचायत को केंद्र द्वारा प्रायोजित पैसे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर राज्य सूची का विषय है पंचायत, राज्य सूची का विषय है, किंतु राज्य सूची के विषय के होने के बावजूद इसे, मतलब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत को केंद्र से कुछ न कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। राज्यों और पंचायतों के बीच करों के विभाजन से प्राप्त होने वाली राशि भी वित्तीय शक्ति का विषय है। राज्य की संचित निधि से दिया गया अनुदान, मतलब राज्य के जो विधानमंडल है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत को संचित निधि, जो एक तरह से राज्य की जो अपनी मूल संपत्ति होती है उससे भी पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को दान किया जा सकता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। पंचायत जो है अपनी ओर से टैक्स वसूल सकता है, फीस लगा सकता है, पथकर प्रशुल्क इत्यादि लगा सकता है। आई होप आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 14वां जो वित्त आयोग आया, 14th जो वित्त आयोग का कमीशन आया, उसमें क्या हुआ कि पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत के अनुदान को दो भागों में बांटा गया। एक था सामान्य अनुदान, दूसरा था निष्पादन अनुदान। तो सामान्य अनुदान जो है सभी राज्यों को मिलता है, मतलब केंद्र की ओर से हर राज्य को कुछ ना कुछ पैसा प्राप्त होता है कि वह जो पैसा है वो एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उसको खर्च कर सके। मतलब केंद्र जो है राज्य को पैसा देती है कि आप सारे पैसे को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत खर्च कीजिए, तो इसे हम सामान्य अनुदान कहते हैं। लेकिन कभी कभी निष्पादन अनुदान भी दिया जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो कि अपने ओर से, मतलब राज्य अपने ओर से ज़्यादा शक्तियां अगर पंचायतों को देते हैं तो उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों के हस्तांतरण की वजह से केंद्र के ओर से निष्पादन अनुदान भी राज्यों को दिया जाता है ताकि इसके माध्यम से पंचायती व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब जो है ना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है ताकि
एक तरह से जो राज्य है और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके उसके बीच में जो है ना पैसों का आदान प्रदान ठीक ढंग से हो सके, इसलिए राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। अब 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित किया गया। मतलब ये जो राज्य वित्त आयोग है ये अब क्या करती है, राज्यों और पंचायतों के बीच में जो है ना करों का विभाजन करती है। मतलब कौन सा टैक्स राज्य सरकार लेगी और कौन सा टैक्स के पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत लिए जाएंगे। फिर पंचायत की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय भी राज्य वित्त आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के द्वारा पंचायत के सुदृढ़ वित्तीय हित में राज्य आयोग से सलाह ली जाएगी। मतलब ऐसा है कि राज्यपाल जो है ना वो पंचायत को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य आयोग से वित्त आयोग के माध्यम राज्य आयोग से सलाह मशवरा कर सकती है, वो भी वित्त आयोग के माध्यम से। कर और शुल्कों को पंचायत में हस्तांतरित करने का भी काम राज्य वित्तीय आयोग का है। वित्तीय केंद्रीकरण में अगर समस्या होती है, वित्तीय विकेंद्रीकरण में अगर पैसे के लेन देन में अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी राज्य वित्त आयोग करेगी। उसके बाद पंचायत कभी कभी अपने वित्तीय संसाधनों के दोहन का प्रयत्न नहीं करती है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि पंचायत के पास अच्छा खासा वित्तीय संसाधन होता है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करती है, तो उस स्थिति में भी राज्य वित्त आयोग आगे आती है। उसके बाद आगे है, राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को महत्वपूर्ण कर एवं शुल्क हस्तांतरित नहीं किए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि राज्य सरकार है ना पंचायतों को कुछ टैक्स जो है वो नहीं देती है या फिर कुछ शुल्क जो है फीस नहीं देती है, तो उस स्थिति में राज्य वित्त आयोग आगे आती है और फिर उसके बाद उसको सुलझाने का काम करती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसके तहत जो 29 विषय शामिल किए गए वो कुछ इस प्रकार है। कृषि, मतलब कृषि का विस्तार हो पंचायतों के अंदर, भूमि का विकास हो, भूमि सुधार कार्यान्वयन हो, चकबंदी हो, भूमि संरक्षण हो, लघु सिंचाई को बढ़ावा मिले, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास हो, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मतलब पशुपालन हो, डेयरी उद्योग मतलब दूध से संबंधित उद्योग हो, कुक्कुट कुत्ते का पालन हो, मछली का पालन हो, मत्स्य उद्योग इत्यादि को बढ़ावा देने की बात जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत की गई है और पंचायती राज व्यवस्था में इन 29 विषयों को शामिल किया गया है। और यहाँ पर देखिए सामाजिक वानिकी है, लघु वर्ण उपज है, लघु उद्योग है, खादी ग्राम उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो दिए गए हैं सारे विषय आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर एक एक लाइन बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पर सांस्कृतिक बाजार हैं, मेले हैं, स्वास्थ्य स्वच्छता है, परिवार कल्याण है, महिला बाल विकास है, समाज कल्याण है, सामाजिक वितरण प्रणाली है, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण है। तो ये सभी टॉपिक्स जो है वो ये सभी 29 विषय जो है वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को दी गई है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, या फिर 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी निकायों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं चर्चा कीजिए। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकायों को किन किन शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है चर्चा कीजिए। तो ये डिस्कस करना हमको। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो ये जो 74वां संविधान संशोधन है मूल रूप से 1992 में हुआ था और यहाँ पर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसमें ये जो संशोधन हुआ था 74वां, इसमें भाग 9 को जोड़ा गया और यह जो भाग 9 क है या 9A है, यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। मतलब अधिनियम आया 1992 में लेकिन ये लागू हुआ 1 जून 1993 से। और इस नगर पालिका के अंतर्गत 3 चीज़ों की जो है ना व्यवस्था की गई। एक नगर पंचायत की व्यवस्था की गई, मतलब एक ऐसा छोटा संक्रमणशील क्षेत्र जो कि गांव से शहरों में अभी परिणत हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कह लूँ मैं, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर जो भी मैं बोलूँगा वो तो आप लोग समझेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं बिहार की बात करूँगा। बिहार में अब छोटा सा नगर पंचायत कहाँ है ये आप कैसे खोजने जाएंगे। तो फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली नरपतगंज एक प्रखंड है आपको बिहार के अररिया जिले के अंदर, और नरपतगंज प्रखंड को अभी नगर पंचायत में मतलब परिणत कर दिया गया है, क्योंकि यह एक ऐसा संक्रमणशील क्षेत्र बन चुका है जहां पर अब जो है ना गांव परिणत हो रहे हैं धीरे धीरे शहर में। फिर नगर पालिका परिषद की बात करते हैं। जो छोटे शहर होते हैं या फिर लघु नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर नगर पालिका परिषद होती है। जैसे कि बिहार के अंतर्गत अभी कई सारे नगर पालिका परिषद हैं। जैसे कि बिहार के अररिया जिले की बात कर लेते हैं, यहाँ पर फॉरबिसगंज, अररिया, फिर आप सहरसा भी नगर परिषद है। उसके बाद आप किशनगंज में भी कुछ जगहों पर नगर परिषद देखने को मिलता है।
उसके बाद सहरसा भी नगर परिषद था पहले, नगर पालिका परिषद, लेकिन अभी शायद नगर निगम बनने के कगार पर है। नगर निगम की बात करते हैं तो इसको तो समझाना बहुत आसान है, ये बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं और या कभी कभी ये महानगर भी होते हैं। हालांकि नगर निगम के साथ आजकल एक नया टर्म जुड़ने लगा है, मतलब एक नया टर्म अभी जुड़ चुका है, महानगर निगम। महानगर निगम या बृहत महानगर पालिका, इस टर्म को भी अब जोड़ा जा रहा है। जैसे कि मुंबई की बात कर लेते हैं तो वहां पर जो मुंबई की जो नगर निगम की व्यवस्था है वहां पर उसे बृहत महानगर पालिका कहा जाता है या फिर महानगर निगम की संज्ञा दी जाती है। ये वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम आपको पटना में देखने को मिलेगा, दिल्ली में देखने को मिलेगा, कोलकाता में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको जरा विरेज कर देते हैं। सर्दी लग गई है दोस्तों थोड़ी सी, इसलिए जो है ना आवाज़ लग रहा है जैसे मेरे कानों से टकरा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो संविधान संशोधन में जो मतलब 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन में, फिर जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को कुल 18 विषय दिए गए। मतलब नगर के विकास की योजना नगर पालिका के अंतर्गत रखा गया, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, सड़क और पुल, घरेलू वाणिज्य और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? तो नगर पालिका के अंतर्गत आएंगी। और भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि नगरीय निर्धनता उन्मूलन, झुग्गी बस्ती सुधार प्रोन्नयन, फिर शवगाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह, शमशान तथा विद्युत शवदागृह, इन सभी का निर्माण करना, इन सभी के विकास के कार्य देखना, ये नगर पालिका के अंतर्गत आएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। खैर अब इसको इरेज करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों के प्रमुख विकास मॉडलों की चर्चा कीजिए। देखिए भारत में कुल मिला के 28 राज्य हैं, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं पिछले वीडियो सेशन में, और आप लोगों को सामान्य तौर पर ये बातें पता भी होंगी। तो जो अलग अलग राज्य हैं ना, वो कैसे विकसित हो रहे हैं, किस पैटर्न पर विकसित हो रहे हैं, उसी पैटर्न की जो व्याख्या की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो विकास मॉडल कहते हैं। मतलब किस राज्य ने किस तरीके के विकास के पैटर्न को अपनाया है, वही क्या कहलाएगा? उस राज्य के विकास का मॉडल कहलाएगा। जैसे ये जो मॉडल शब्द है ना, अपने इंडिया में बहुत ज्यादा कब प्रचलन में आया? जब मोदी जी एज अ चीफ मिनिस्टर, मतलब मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में कार्य कर रहे थे, तभी से गुजरात मॉडल शब्द की व्याख्या की जो स्टार्टिंग है आम जनमानस में हुई। मतलब जो आम लोग हैं वो भी मॉडल शब्द से परिचित हुए और लोग जो है ना मतलब विभिन्न तरीके से राज्य के विकास को समझने की कोशिश करने लगे। हालांकि इससे भी पहले कई सारे विकास मॉडल्स थे, लेकिन फिर मुद्दा क्या है ना कि उतनी ज़्यादा ये चीज़ें मतलब खुल के नहीं आई थी। पहले भी ये सारे मॉडल्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन उतनी ये चीज़ें खुलकर हमारे सामने नहीं आई थी। खैर अब मेरी बात समझ गए आप लोग। अब चलते हैं सीधे कि कौन कौन से राज्य जो हैं किस तरह के विकास मॉडल की बात करते हैं और कैसे कैसे किस राज्य का विकास हुआ, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ लेकिन एक चीज़ और है, और वो बात ये है ना कि अभी जो है ना दो मॉडल बहुत फेमस होकर के आ रहे हैं। ये राज्य विकास के मॉडल नहीं है, बल्कि गवर्नेंस के मॉडल हैं, सरकार के मॉडल हैं। एक है मोदी मॉडल और दूसरा है केजरीवाल मॉडल। ये दोनों भी बहुत प्रचलन में है। जहां पर मोदी मॉडल भ्रष्टाचार के खिलाफ चोट करने की बात करता है, वहीं केजरीवाल फ्री मॉडल की बात करता है कि गरीबों कल्याणों को फ्री में चीज़ें बांटी जाए। खैर वो तो राजनीति का मुद्दा है, हम सीधे आगे चलते हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पर ये गुजरात मॉडल नहीं होगा, ये पहले हम डिस्कस करेंगे केरल मॉडल को। मैंने यहाँ गलती से लिख दिया है गुजरात मॉडल, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। खैर केरल मॉडल के विकास के तरीकों के राज्य में केरल मॉडल विकास के तरीकों के राज्य में अपनाया को संदर्भित करता है केरल। मतलब केरल मॉडल को कौन संदर्भित करता है? तो भारत का राज्य केरल। और केरल मॉडल की अगर बात करें तो यह इसलिए फेमस हुआ क्योंकि यहाँ पर उच्च साक्षरता दर है, स्वास्थ्य देखभाल काफी अच्छी है और मनुष्य तक इसकी बेहतर पहुंच है, जीवन प्रत्याशा काफी अच्छी है, मतलब जो मृत्यु दर है वो कम है और जो जीने की जो इच्छा है वो ज्यादा है। मतलब व्यक्ति 65-60-70 वर्ष तक जी रहे हैं। फिर शिशु की मृत्यु दर कम है और जो जन्म दर है वह भी कम है। तो ये जो है ना ये मजबूत सामाजिक संकेतक हैं
स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य देखभाल अच्छा हो, साक्षरता उच्च हो, फिर लोगों तक इसकी पहुंच अच्छी हो, जीवन प्रत्याशा अच्छी हो, शिशु मृत्यु दर कम हो, निम्न जन्म दर हो, तो ये सब एक मजबूत सामाजिक संकेतक हैं जो दिखाते हैं कि कैसे किसी राज्य का विकास हो रहा है। और इन सभी संकेतकों को एकदम अच्छे से फुलफिल करता है केरल राज्य। मतलब केरल राज्य में ये सभी संकेतक अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं। इस वजह से केरल का जो विकास मॉडल है वो काफी फेमस हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर है कि अधिक सटीक रूप से केरल मॉडल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। निम्न प्रति व्यक्ति आय के साथ मेल खाने वाले उच्च सामग्री गुणवत्ता वाले जीवन संकेतकों का एक सेट दोनों केरल की लगभग पूरी आबादी में वितरित किए गए हैं। मतलब केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना उच्च सामग्री गुणवत्ता वाले जीवन जो है वो देखने को मिलते हैं। और इन दोनों का जो बेहतर तालमेल है या ऑलमोस्ट लगभग पूरे केरल में देखने को मिलता है। और इस वजह से केरल ने एक अच्छी तरक्की की है। धन और संसाधन पुनर्वितरण क्रमों का एक समूह जो बड़े पैमाने पर उच्च सामग्री गुणवत्ता जीवन संकेतक लाए हुए सभी स्तरों पर पर्याप्त संख्या में समर्पित नेताओं के साथ आम लोगों के बीच उच्च स्तर की राजनीतिक भागीदारी और सक्रियता, केरल की जन सक्रियता और प्रतिबद्ध कैडर एक बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर काम करने में सक्षम थे, जिससे उनकी सक्रियता ने सुदृढ़ करने का काम किया। तो ऐसा है कि जो नेता हैं, वहां के जो नेता है वह भी अपने स्तर पर हर इंसान के प्रति समर्पित होते हैं। और आम लोगों के बीच जो है ना उच्च स्तर की राजनीतिक भागीदारी है और सक्रियता है। और केरल की जो जन सक्रियता है वो काफी अच्छी है। और इसी सभी चीजों के वजूद पर केरल के अंतर्गत जो केरल में जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसके भीतर लोग अच्छे तरीके से काम करने में सक्षम है। और इसी वजह से केरल ने काफी कम समय में अपने इस विकास मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया है। और केरल आज भी एक विकास का काफी अच्छा मॉडल माना जाता है, क्योंकि आज भी केरल में जो साक्षरता है वह लगभग विश्व में सबसे अधिक प्रतिशत की साक्षरता है। मतलब विश्व में अगर सबसे अधिक कहीं पर कोई साक्षर व्यक्ति रहता है तो वो केरल में रहता है। ऐसी बातें रिपोर्ट्स कह रही हैं। केरल की असामान्य सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को लेखक और पर्यावरणविद मैकिक बेन ने संक्षेप में प्रस्तुत किया। केरल भारत का एक राज्य विकासशील देश के बीच में एक विचित्र विसंगति है, एक ऐसा स्थान जो तीसरी दुनिया एक सेकेंड के भविष्य के लिए वास्तविक आशा प्रदान करता है। हालांकि मैरीलैंड से बहुत बड़ा नहीं है। केरल की आबादी कैलिफोर्निया जितनी बड़ी है और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 3000 से कम है, लेकिन इसकी शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। इसकी साक्षरता दर पृथ्वी पर सबसे अधिक है और इसकी जन्म दर अमेरिका से नीचे और तेजी से गिर रही है। केरल के निवासी लगभग उतने ही लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं जितने अमेरिकी या यूरोपीय। हालांकि ज्यादातर धान से ढके मैदान की भूमि सांख्यिकीय रूप से केरल सामाजिक विकास के माउंट एवरेस्ट के रूप में खड़ा है। वास्तव में इसके जैसी कोई जगह नहीं है। तो वो कहते हैं कि भैया केरल विकासशील देशों के बीच में एक ऐसा जगह है जो अब पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। हालांकि केरल की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वो $3000 से भी कम है। अगर $3000 का मतलब 22-23 हजार से भी कम है। फिर भी यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है, साक्षरता दर पृथ्वी पर सबसे अधिक है और यहाँ के जो लोग हैं ना वो काफी अच्छे से जी रहे हैं, इनकी जीवन प्रत्याशा काफी अधिक है। और यहाँ तक कि यह जो केरल है आज एक तरह से सामाजिक विकास के माउंट एवरेस्ट के रूप में खड़ा है। मतलब यह एक तरह से सामाजिक विकास के उच्च शिखर पर चढ़ चुका है और वास्तव में ऐसा कोई जगह है ही नहीं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगले की बात करते हैं। गुजरात मॉडल, ये काफ़ी फेमस मॉडल हुआ जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये मॉडल कब से आपको एक तरह से लाइमलाइट में आया, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो एज अ चीफ मिनिस्टर गुजरात में कार्य कर रहे थे। दरअसल गुजरात का जो ये मॉडल फेमस हुआ है उसके पीछे का रीजन है वहाँ पर मौजूद उद्योग धंधे। एक तरह से जो गुजरात है वो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनकर उभरा है, एक इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी है उसके अंदर कई सारे अच्छे चेंजेस किए थे। इस वजह से गुजरात का मॉडल जो है वो काफी फेमस हुआ वहां पे। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, देखिए जो नरेंद्र मोदी थे
उसके मुख्यमंत्री बनने से पूर्व गुजरात एक विनाशकारी भूकंप झेल चुका था और साथ ही वहाँ सूखा था, चक्रवाती तूफान आते जाते रहता था, क्योंकि जो गुजरात है वो भी एक तरह से उसका आधा भाग रेगिस्तानी इलाका है, क्योंकि वो राजस्थान से सटा हुआ है। तो वहाँ पर चक्रवाती तूफान आते रहते थे और चूंकि गुजरात का एक भाग जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र तल से लगा हुआ है, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पर बाढ़ का भी खतरा मंडराता रहता था। तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वहाँ की जो विकास रफ्तार थी काफी धीमी थी। और नरेंद्र मोदी जब आए और उनकी टीम ने जब कार्य किया तो 3 वर्ष में ही पूरे के पूरे बिगड़े हालात को उन्होंने सुधार दिया और विकास की एक नई रफ्तार उन्होंने गुजरात को दी। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और पूरे विश्व में आज जो है ना गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एजुकेशन भी बहुत अच्छा हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, और साथ में जो है ना जो लोग थे, आम जनता की जो सहभागिता थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, वह भी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से क्या हुआ कि गुजरात की विकास यात्रा में जब जनता खुद सहभागी बन गई तो इससे क्या हुआ कि गुजरात का जो विकास है वो काफ़ी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मतलब धीरे धीरे यह 4 चांद के एक तरह से समझ ले कि गुजरात के विकास में 4 चांद लगने लगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। वर्ष 2001 के बाद गुजरात की जो औद्योगिक विकास की दर ने उल्लेखनीय स्तर बनाए रखा। जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि गुजरात में अगर सबसे ज़्यादा कुछ अच्छा रहा तो वो रहा मोदी के समय में औद्योगिक विकास दर। द्विवार्षिक वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से निवेशकों में गुजरात के प्रति उत्साह का संचार हुआ है और इन समिट्स में लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए हैं। गुजरात में भूमि अधिग्रहण कानून में भी शासन ने पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए किसानों एवं उद्योगों के साथ न्याय सुनिश्चित किया है, और ये सब हुआ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और ये क्या हो गया भाई, फिर से वही चीज खुल गया। पीछे चलते हैं, देखते हैं पीछे वही था ना, हाँ यही था। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, क्या खुल जाता है भाई। हाँ, अब है पंजाब मॉडल। अब गुजरात मॉडल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अब बात करते हैं पंजाब मॉडल की। देखिए आज भी आप लोग पंजाब को अगर सोचते हैं तो आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या याद आता होगा, धान और गेहूं। क्या, तो धान और गेहूं। तो ये जो पंजाब है, पंजाब के विकास के पैटर्न की अगर बात करें तो इसके विकास में कृषि का सबसे बड़ा योगदान रहा है। पंजाब के साथ कुछ अन्य राज्य हैं जैसे कि हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है, इनके खाद्य आवश्यकता इन्हीं के माध्यम से जो है ना भारत के खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब कुल मिला के हम ये कहें कि पंजाब की जो विकास मॉडल है वो कृषि पर आधारित है और पंजाब में सबसे ज़्यादा कृषि होती है। और पंजाब से सटे होने की वजह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र भी एक तरह से कृषि के माध्यम से पूरे भारत की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पंजाब राज्य 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न की कमी पूरा करने वाला एक रक्षक राज्य था, क्योंकि जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ समय के बाद भारत में व्यापक सुखाड़ की व्यवस्था सुखाड़ पड़ी थी, सुखाड़ हुआ था और इस वजह से भोजन की काफ़ी कमी हो गई थी। तो अकेले पंजाब राज्य जो है ना वो 1960 के दशक में पूरे के पूरे भारत के नागरिकों का पेट भर रहा था। वहाँ पर जो कृषि हो रही थी वहाँ उस कृषि से पूरे देश के नागरिकों का पेट भर रहा था। उस समय खाद्य संकट, चीन के साथ युद्ध और मानसून की विशलता के कारण और अधिक जटिल हो गया था। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि मानसून काफ़ी मतलब ऊंच नीच हो चुका था और इस वजह से सुखाड़ भी पड़ गया था। तब हुई पंजाब में हरित क्रांति और इसी के साथ बढ़ावा मिला किसको, भारत में खाद्य उत्पादन को, और भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बन गया और भारत में खाद्यान्न की कमी को भी पूरा किया जाने लगा, वो भी पंजाब में कृषि के माध्यम से। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और हरित क्रांति के वजह से क्या हुआ, तो मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा मिला, रसायनों के उपयोग को बढ़ावा मिला, उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा मिला। और पंजाब ऐसा ही क्षेत्र था जहां पर ये सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। और हरित क्रांति के आने की वजह से क्या हुआ कि खाद्यान्न के उत्पादन में काफ़ी व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई। हालांकि पंजाब में जो कृषि में जो परिवर्तन आए वो काफ़ी तेज़ी से आए और इस वजह से गेहूँ और चावल के उत्पादन में बड़ी उछाल देखी गई और पंजाब जो है वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य बन गया। और ये दो मुख्य फसलें, एक गेहूं और एक चावल। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी पंजाब मॉडल में कुछ समस्याएं अब देखने को मिलती है और वो समस्याएं क्या है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए
हरित क्रांति आधारित विकास मॉडल ने देश को उन्नति एवं प्रगति में योगदान दिया, लेकिन लंबे समय तक इसने राज्य में सामाजिक और आर्थिक संकट को भी जन्म दिया। चूंकि सबसे ज्यादा लोग वहां पर कृषि पर ध्यान देते हैं और कृषि पर ध्यान देने की वजह से पंजाब के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका पतन होना शुरू हो गया। जो उद्योग धंधे थे वो खत्म हो गए, क्योंकि सभी लोग कृषि पर फोकस करने लगे और कृषि पर फोकस करने की वजह से गंभीर पर्यावरणीय खतरे भी सामने आने लगे। जैसे कि आप अभी भी देखते होंगे कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसके वजह से आधी दिल्ली प्रदूषण में डूब जाती है, या फिर आधा पंजाब का हिस्सा प्रदूषण में डूब जाता है, क्योंकि कृषि इतने व्यापक लेवल पर होती है कि वहां पर पराली को उखाड़ के फेंकना या उसको सड़ाना गलाना पॉसिबल नहीं है, तो लोग उसको आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं तो उसके धुएं से जो मतलब है ना, एक तरह से ऐसा प्रदूषण फैल जाता है कि वो कई सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो यह जो विकास मॉडल है यह एक तरह से अभी भी समस्याओं से घिरा हुआ है। पंजाब के विकास का जो ये मॉडल है ये अब समस्याओं से घिर गया। औद्योगिक धंधों का पतन हो गया, औद्योगिक क्षेत्र का पतन हो गया, कृषि पर फोकस करने की वजह से पर्यावरण संबंधी जो है गंभीर समस्याएं जो है वो नजर आने लगे। फिर खाद्य और रासायनिकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ गई, और उसके बाद एक तरह से समझ लीजिए कि पानी की भी जो क्या कहते हैं, पानी की जो गुणवत्ता है उसमें भी गिरावट आ गई। तो इससे क्या हुआ कि एक तरह से समस्याएं बढ़ी, और समस्याओं के बढ़ने की वजह से चूंकि अब सारे लोग कृषि में ही निर्भर रहने लगे तो राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें भी गिरावट देखी गई, और खेतिहर मजदूरों और किसानों के बीच आत्महत्या के मामलों में भी बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि अब जितना वो उपजाते थे उसके रिस्पेक्ट में, उसके एवज में उसको पैसा नहीं मिलता था, तो वो आत्महत्या के कगार पर चले गए, या फिर किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से वो आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु विकास मॉडल की बात करते हैं। तो तमिलनाडु का जो विकास मॉडल है ये काफी हद तक आपको क्या कहते हैं, सभी चीजों को मिश्रित लेकर के चलने वाला मॉडल है। मतलब सभी मुद्दों को मिश्रित करके एक साथ चलने वाला मॉडल है। मतलब तमिलनाडु औद्योगिक विकास की भी बात करता है, तमिलनाडु के मॉडल के तमिलनाडु का मॉडल औद्योगिक विकास की भी बात करता है, साथ में आधारभूत विकास की भी बात करता है। मतलब ऐसा है कि तमिलनाडु का औद्योगिक विकास भी हो और फिर जो उसके जो आधारभूत विकास है, जैसे शिक्षा के स्तर में विकास हो, फिर जीवन प्रत्याशा में विकास हो, हर चीज में एक तरह से विकास हो। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और यहाँ पर निर्जातीयता और क्षेत्रीय आंदोलन मुद्दा बना था स्टार्टिंग में, और फिर बाद में इन सभी को ठीक करने की कोशिश की गई, और फिर बाद में क्या हुआ कि कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत गरीबी दूर करने पर अधिक ध्यान यहाँ दिया जाने लगा। और फिर तमिलनाडु में बेहतर शिक्षा सुविधाओं का भी इतिहास था। अभी भी आप देख लीजिए तमिलनाडु के अंतर्गत, सॉरी तमिलनाडु के अंदर जो है ना, वहाँ के जो स्वीपर हैं जो झाड़ू लगाते हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी का तो उनको कुछ पता भी नहीं है, हिंदी का हॉ भी नहीं आता उनको, लेकिन वो इंग्लिश काफ़ी अच्छे से बोलते हैं, एकदम स्पीड में बोलते हैं। और इसी वजह से आज भी भारत की राजकीय भाषा इसी मूल रूप से इसी तमिलनाडु के वजह से, मैं विरोध नहीं कर रहा तमिलनाडु का, लेकिन मूल रूप से इसी तमिलनाडु की वजह से आज भी भारत की राजकीय भाषा बनकर हिंदी रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय भाषा का इसको दर्जा नहीं मिल सका है, क्योंकि तमिलनाडु जो है सिरे से जो है ना हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर नकार करता है। मतलब तमिलनाडु का कहना है कि हिंदी हमारे लिए टॉलरेटेबल नहीं है, हम हिंदी नहीं जानते और हम हिंदी को किसी भी तौर पर राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके लिए 1950, 60, 70 के दशक में व्यापक दंगे भी हुए थे। हिंदी को जब राष्ट्रभाषा बनाने की कवायद चल रही थी तो तमिलनाडु में काफी व्यापक दंगा हुआ था। तो तमिलनाडु में बेहतर शिक्षा का काफी अच्छा खासा जो है ना इतिहास रहा है, और फिर इसी के साथ साथ औद्योगिक विकास का भी वहां पर काफी अच्छा खासा इतिहास रहा है। आप लोग एक चीज देखते होंगे दोस्तों, कुकर देखा होगा आप लोगों ने, जो प्रेशर कुकर है वो आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोग अक्सर अपने घरों में कुकर देखते होंगे, इनर लीड वाले कुकर देखते होंगे और आउटर लीड वाले कुकर देखते होंगे। तो ये जो कुकर वुकर का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मैक्सिमम तमिलनाडु की ओर ही है। मतलब औद्योगिक विकास वहाँ काफी अच्छा है। और इन कारकों के साथ दलित आंदोलन, महिला शिक्षा, बंदरगाहों की उपलब्धता ने बाजार के विकास के लिए प्रत्यक्ष सामाजिक वातावरण का निर्माण किया। तो मतलब ऐसा है कि वहाँ पर महिला शिक्षा अच्छी है, बंदरगाहों की उपलब्धता है, तो बाजार के विकास के लिए यह एक अच्छा खासा स्थल है। तो यह भी तमिलनाडु विकास मॉडल का एक हिस्सा हम कह सकते हैं इसे, और तमिलनाडु का विकास ऐसे ही हुआ है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे है कि तमिलनाडु में जो है ना राज्य द्वारा प्रायोजित कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए, जैसे शहरी गरीबों को भोजन प्रदान करने की व्यवस्था, मिड डे मील। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को, विशेषकर लड़कियों को अन्य लाभ वितरित करने के पक्ष में भी काफ़ी निवेश किए। साथ में कुछ योजनाओं जैसे टेलीविज़न, साइकिल जैसी योजनाओं को विभिन्न मतलब
ये योजनाएं चलाई गई थी, बाद में इसकी आलोचना हुई। तो फिर ये सारी इन सभी योजनाओं के माध्यम से तमिलनाडु के विकास की कोशिश की गई और यही तमिलनाडु का विकास मॉडल है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है पलायन क्या है समझाइए। भारत में भूमंडलीकरण पर पलायन के संबंधों की चर्चा कीजिए। उसके बाद वैश्वीकरण और पलायन के बीच संबंधों का उल्लेख कीजिए, अथवा वैश्वीकरण ने भारत में पलायन को किस प्रकार प्रोत्साहित किया है चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, तो पलायन का क्या मतलब होता है? सीधा सीधा कहे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की आवाजाही, नॉर्मल पलायन होता है, सामान्य पलायन होता है। जैसे कि अगर मैं अभी बिहार में हूँ, दिल्ली चला गया कुछ समय के लिए, तो यह भी मेरा पलायन ही कहलाएगा। और पलायन एक छोटी या लंबी दूरी के लिए अल्पकालिक या अस्थायी या स्वैच्छिक या मजबूरीवश अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है। मतलब जो पलायन है, लोग जो जाते आते हैं, तो वो एक छोटी दूरी के लिए भी हो सकती है। जैसे बिहार से मैं यूपी चला गया तो छोटी दूरी का पलायन हो गया, या फिर बिहार से मैं दिल्ली चला गया तो लंबी दूरी का पलायन हो गया। फिर अल्पकालिक समय के लिए, मतलब हो सकता है कि मैं 5 दिनों के लिए गया तो वो अल्पकालिक पलायन हुआ। अगर मैं 50 दिनों के लिए गया तो भी अल्पकालिक हुआ, या फिर मैं हमेशा के लिए उधर जाके बस गया तो यह एक अस्थायी पलायन हो गया। फिर कभी कभी पलायन स्वैच्छिक होता है, मतलब मैं अपनी इच्छा से बिहार से दिल्ली पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी मजबूरीवश भी होता है, हो सकता है मुझे एग्जाम देने जाना हो, मजबूरी है जाना है, तो फिर हम पलायन करके वहां पहुंच गए। फिर पलायन कभी कभी अंतर्देशीय भी हो सकता है, मतलब देश के अंदर पलायन, जैसे इंडिया के एक राज्य से स्टार्ट किया हमने और हम पहुंच गए दूसरे राज्य में, तो वो अंतर्देशीय पलायन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पलायन भी हो सकता है, भारत से स्टार्ट किया हमने पलायन करना, भारत से निकले और पहुंच गए अमेरिका, पहुंच गए कनाडा, पहुंच गए जापान, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पलायन है। आई होप आप लोग इसको समझ होंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि लोग पलायन करते क्यों हैं? तो ग्रामीण इलाकों का कृषि आधार वहां रहने ग्रामीण इलाकों का कृषि आधार वहां रहने वाले सभी लोगों को रोजगार प्रदान नहीं करता है। क्षेत्रीय विकास में असमानता लोगों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए विवश करती है। तो देखिए, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सभी लोग रहते हैं, सब एक ही काम करते हैं, कृषि, और ये कृषि सभी लोगों को रोजगार प्रदान नहीं कर सकती है। खेत एक है, लोग 10 हैं, तो 10 लोग तो काम नहीं कर सकते हैं ना। तो ये कृषि या फिर जो कृषि आधार है, ये हर व्यक्ति को रोजगार प्रदान नहीं कर सकती है। और इस वजह से रोजगार की तलाश में या फिर क्षेत्रीय विकास में जो यह असमानता है, इसकी वजह से जो ना ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। शैक्षणिक सुविधाओं की कमी के कारण भी ग्रामीण लोग जो है शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और अंतरजातीय संघर्ष के कारण भी लोग अपने घरों से दूर चले जाते हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं। अगला है गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करती है। बेहतर स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी लोग क्या होते हैं, तो बाहर की ओर चले जाते हैं। भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, धार्मिक उत्पीड़न, गृह युद्ध जैसे अन्य कारक भी लोगों के आंतरिक पलायन की जो है ना एक तरह से आंतरिक पलायन की कारण कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, आंतरिक पलायन का कारण इसे हम कह सकते हैं। अब देखिए, आगे जो मैं इसे बताऊंगा सो तो बताऊंगा ही, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर और बताता हूँ। उसके लिए मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। हाँ, हो गई है ब्लैक स्क्रीन। देखिए, एक्चुअली जो पलायन है ना, इसके पीछे 2 कारक काम करते हैं। एक पुश फैक्टर काम करता है, दूसरा करता है पुल फैक्टर। पुश का मतलब धक्का और पुल का मतलब होता है खींचना। और दोनों ही फैक्टर जब एक साथ काम करते हैं तभी पलायन होता है। जैसे पुश का मतलब होता है धक्का देना, जैसे कि कोई बंदा ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, वहाँ बेहतर शिक्षा सेवा नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य सेवा नहीं है, बेहतर रोजगार नहीं है, फिर बेहतर जीवन शैली नहीं है, बेहतर जीने की पद्धति नहीं है, तो ये सभी जो फैक्टर है इंसान को पुश करता है, धक्का देता है दूसरे जगह जाने को। और वो जाता कहाँ है, जहां पर पुल फैक्टर होता है, खिंचाव का फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है, पुल फैक्टर होता है। अब पुल फैक्टर में क्या होता है कि जहां पर बेहतर शिक्षा सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, जीवन शैली बेहतर हो, और उसके बाद रहन सहन का तरीका बेहतर हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, तो पुश जो धक्का दे रहा है, जब इंसान वहां से निकलता है तो वो पुल फैक्टर की ओर खींचा चला जाता है। मतलब एक तरह से पुश हुआ, एक जगह धक्का दिया गया तो दूसरी तरफ वो खींचा चला गया। तो जब कहीं पर पुश और पुल फैक्टर एक साथ काम करते हैं तब वहीं पर पलायन होता है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। एक ने धक्का दिया और दूसरे ने खींच लिया। और अक्सर
जो ये पलायन हमें देखने को मिलता है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में इन जो बेहतर सुविधाएं हैं, इन सभी सुविधाओं को हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को नहीं मिलती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बिहार के एक छोटे से गांव से उठ करके आप दिल्ली चले जाइए, सारी सुविधाएं वहां देखने को मिलेंगी। तो बिहार का ये जो गाँव है जहाँ से लोग निकला, ये पुश कारक रहा, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि जो दिल्ली का जो वो शहर है जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो वो पुल कारक है, पुल फैक्टर हो गया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं इधर, पलायन जो है ना वो कैसे कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो मौसम के अनुसार पलायन, कभी कभी क्या होता है कि मौसमी प्रकृति का पलायन होता है, जैसे कि बिहार से अक्सर लोग पंजाब जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ खेती अच्छी होती है, और अक्सर लोग धान रोपने के सीजन में जाते हैं, क्योंकि वहाँ धान रोप करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। या फिर धान काटने के सीजन में जाते हैं, क्योंकि पंजाब में इतना मजदूर ही नहीं मिलता है कि धान को काटा जा सके। तो फिर मौसम के अनुसार पलायन होता है, अल्प समय के लिए भी पलायन होता है। इसी मजदूरी की बात करते हैं, जो खेती कृषि या धान का जो बुआई का सीजन वो हमेशा तो रहता नहीं है, मुश्किल से 1 महीना, तो अल्प समय के लिए भी पलायन होता है, जिसमें कि श्रमिक जो है अस्थायी तौर पर पलायन करते हैं और अपना जो कार्य है वो निपटा करके फिर वापस आ जाते हैं। या फिर कोई धान काटने के लिए जाता है तो वह भी अल्प समय के लिए पलायन है। दीर्घावधि के लिए पलायन, तो कैसे, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है कि लंबे समय के लिए कहीं जाकर बस जाते हैं, जैसे कि बिहार का कोई एक बंदा है, उसको कोई सरकारी नौकरी मिल गई दिल्ली में या फिर कलकत्ता में या फिर मुंबई में, तो बंदा तो वहां जाकर ही रहेगा ना, क्योंकि उसको नौकरी करनी है। तो फिर इस तरह का जो पलायन होता है वो दीर्घावधि का पलायन होता है, मतलब लंबे समय के लिए यह पलायन होता है। प्रतिदिन होने वाला पलायन, जैसे कि आप घर से निकल करके बाहर काम करने को जाते हैं, तो वो प्रतिदिन होने वाला पलायन है। घर से निकल करके बाहर ऑफिस गए तो ये पलायन ही है। या फिर आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ पर आसपास के गांव से प्रतिदिन मजदूर आते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, और फिर प्रतिदिन शाम को वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, वो वापस लौट जाते हैं। स्पीड में जो बोलता हूँ ना, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो गया था मेरी रफ्तार कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। खैर, अब देखिए पलायन के प्रकार, इसको तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं जब पलायन की शुरुआती चर्चा कर रहे थे, स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय पलायन, जब राष्ट्र से बाहर के लिए पलायन हो तो अंतर्राष्ट्रीय पलायन। राष्ट्रीय पलायन, क्षेत्र के अंतर्गत देश के अंदर ही पलायन करना, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन, फिर नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन, नगरीय क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पलायन, मतलब एक शहर से दूसरे जगह, दूसरे शहर। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन, एक गांव से दूसरे गांव। पलायन के मुख्य कारण, पर्याप्त मजदूरी का अभाव, पहले भी बता चुका हूँ, मजदूरी ठीक ना हो तो इंसान पलायन कर जाते हैं। अच्छे रोजगार का अभाव, रोजगार अगर ठीक ना हो तब भी पलायन हो जाते हैं, मतलब पलायन हो जाते हैं मजदूर लोग, पलायित हो जाते हैं, सॉरी। प्राकृतिक आपदा का प्रभाव, कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और इस वजह से, जैसे कि किसानों के फसल नष्ट हो जाते हैं, या फिर कृषि श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में भी जो लोग हैं वो पलायित होकर के दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे कि बाढ़ आया, कृषकों के फसल नष्ट हो गया, अब उसके पास पैसे कमाने की दिक्कत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो कहीं विदेश कहते हैं, दूसरे राज्य में चला जाएगा, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमा करके आ जाएगा। या फिर कभी कभी कृषि श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता है, मतलब एक ही खेत में 10 लोग काम करना चाहते हैं, अब उनसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फिर वो उस स्थिति में भी पलायन कर जाएगा। ऋण मुक्त होने के उद्देश्य से पलायन, कुछ लोग पहले से ऋण कर्ज लिए रहते हैं, अपने कर्ज को चुकाने के लिए वो बाहर की ओर चले जाते हैं और वहां से कमा कमा करके पैसे भेजते हैं, तो फिर वो जो है अपना ऋण चुका पाते हैं, तो इस उद्देश्य से भी पलायन होता है। भ्रमण करने का भी शौक, किसी को घूमने का शौक रहता है, कोई शोधार्थी है, मतलब कोई शोध कर रहा है किसी बातों पर रिसर्च कर रहा है, तो वो पलायन करता है। या फिर किसी को पर्यटन स्थल घूमने की इच्छा है तो वो भी एक जगह से दूसरे जगह घूमता रहता है, तो वह भी पलायन है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का अर्थ बताते हुए भारत की दलीय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर की बात करते हैं तो राजनीतिक दल जो होते हैं ना, वो एक संगठित समूह होते हैं,
जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवा कर दल के कार्यक्रम को लागू करवाने का प्रयास करते हैं। तो मूल रूप से अगर राजनीतिक दल की बात करें ना, उसको सीधे हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई राजनीतिक दल होता है ना, वो क्या करता है कि समाज के मुद्दों को उठाता है, उस पर अपना एक सामान्य विचार जो है समाज के लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, और उसके माध्यम से वह लोगों से क्या करता है, तो चुनाव में उम्मीदवारी मांगता है, और जब उसके उम्मीदवार जीत जाते हैं तो फिर वह उन मुद्दों को हल करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कभी भी चुनाव आता है तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी जो है मैनिफेस्टो जारी करती है। उसमें वो अपने घोषणा पत्र को जारी करती है और बताती हैं कि अगर आपने मुझे सरकार में लाया, आपने मुझे सत्ता में लाया, तो हम आपके लिए ये कार्य करेंगे। तो ये क्या है, यही जो कार्य है जो कि किसी के द्वारा किए जाते हैं, तो वही राजनीतिक दल के कार्य हैं। और वैसे ही दल जो कि ऐसे कार्यों को करते हैं वो राजनीतिक दल कहलाते हैं। इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। जब भारतीय दलियों की विशेषताओं की बात करते हैं हम, सबसे पहले बहुदलीय प्रणाली या बहुलीय प्रणाली। चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें विविधताएं काफ़ी पाई जाती हैं, और इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में बहुदलीय प्रणाली की जो स्थापना हुई या फिर शुरुआत हुई, ये 1980 के दशक से हुई। 1980-89 के आसपास से ये स्टार्टिंग हुई। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बनने लगी, या फिर राजकीय स्तर की भी कई पार्टियां बनने लगी। इससे जो है ना बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली जो है भारत में अस्तित्व में आई। उसी के साथ दलीय राजनीति की अपेक्षा गुटों की राजनीति। तो ऐसा है कि जो भारत है, यहाँ पर अगर राजनीतिक दल के विशेषता की बात करें तो जो दल हैं वो आजकल दलीय राजनीति को छोड़ करके गुट की राजनीति करने लगे हैं। जैसे कि आप एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल है ना, वो आजकल कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करता या फिर घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को एक तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो एक विशेष गुट को अपना आधार बनाता है और फिर उसके माध्यम से राजनीति करता है। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको लालू यादव की पार्टी, आपको क्या कहते हैं, आरजेडी के बारे में, फिर उसके बाद जदयू की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बारे में। तो वो लोग गुटों की राजनीति करते हैं। फिर राजनीतिक दल बदल की प्रकृति भी क्या है, एक तरह की विशेषता है भारतीय राजनीतिक दल की। जैसे कि अभी बिहार में जस्ट तख्ता पलट हुआ है, हंसी आ रही है इस बात को कहते हुए। तख्ता पलट हुआ है, नीतीश जी और लालू जी का जो गठबंधन है वो हो गया, और नीतीश का जो मोह भंग है वो हो चुका है बीजेपी से। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अवसरवादिता की उभरती प्रवृत्तियां। हर कोई चाहता है कि भैया हम सत्ता हथिया ले, जैसा कि बिहार में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। एक नाथ शिंदे ने पार्टी में या फिर राज्य में सत्ता हथियाने के लिए पार्टी को ही तोड़ दिया। तो अवसरवादिता की जो प्रकृति है वो उभरी है। यह भी भारतीय राजनीतिक दल की एक विशेषता है। भाई बार बार ये क्या खुल जा रहा है। संकुचित आधार पर प्रांतीय दलों का गठन। पिछले वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि आरजेडी की बात मैंने की थी, उसके जो संगठन का आधार है या फिर उसके गठन का आधार है तो वो क्या है, यादव। यादवों की ओर से उन्हें काफ़ी समर्थन प्राप्त है, और उन्होंने नारा भी दिया था, भूरा बाल साफ करो, भूमियार ब्राह्मण राजपूत को साफ करो। तो यही सब जो संकुचित सोच है, इन आधारों पर भी आजकल प्रांतीय दलों का गठन हो रहा है। यह भी भारतीय राजनीति की एक व्यवस्था है, भारतीय दलीय प्रणाली की एक विशेषता है। भारतीय दल प्रणाली के दोष। तो नीति और कार्यक्रमों में अस्पष्टता। मतलब जो दल है उनको पता ही नहीं है कि कौन सी नीतियों को लागू करना और कौन से कार्यक्रम उसके हैं, ये सब उनमें ही वो खुद ही अस्पष्ट है। दलों का जो गठन है विचारधारा के आधार पर नहीं है। जैसे कि बीजेपी है, उसकी विचारधारा आरएसएस है, मतलब आरएसएस की विचारधारा पर जो है बीजेपी चलती है। या फिर कुछ अन्य गुट निरपेक्ष की जो या धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा है उसको भी आधार मानकर बीजेपी चलती है। उसके बाद आजकल की जो पार्टियां हैं उनकी कोई विचारधारा है ही नहीं। जैसे कांग्रेस, उसको तो उसका कुछ पता ही नहीं है, वो कर क्या रही है, किधर जा रही है, किस रास्ते जा रही है। और आगे भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे कांग्रेस का पतन हुआ है। तो अभी उसकी कोई विचारधारा नहीं है। हालांकि मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई कांग्रेस समर्थक है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा काम बस इन्फॉर्मेशन देना था, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये चीज़ें कही हैं। योग्य व्यक्तियों की उदासीनता। राजनीति में योग्य व्यक्ति नहीं जाते हैं, क्योंकि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है ऐसे योग्य लोग मानते हैं। तो इस वजह से राजनीति में केवल और केवल ऐसे लोग जाते हैं जो उपद्रवी होते हैं, मतलब बकवास टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनका जो आपराधिक इतिहास होता है। उसके बाद सुसंगठित विरोधी दलों का अभाव। जैसे भी भारत में ही देख लेते हैं, कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं है जो कि जो बीजेपी है या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको टक्कर दे सके, तो उसका अभाव है। अनुशासन का अभाव।
राजनीतिक दलों के अंदर अनुशासन तो है ही नहीं, खास करके अभी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। उसके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि खुद जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष महोदय हैं, जो टेम्पररी अध्यक्ष हैं, वो भी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा, भैया बोलना क्या चाह रहे हैं वो। तो ये एक समस्या है, अनुशासन का अभाव है, बोलना कुछ है बोल जाते हैं कुछ, बोलने का हम बोलते हैं इमली, तो ये सब दिक्कत है। भारतीय दल प्रणाली की जो प्रकृति है और भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता का निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? तो देखिए, भारतीय दलीय व्यवस्था जो है ना, इसकी विशेषताओं के रूप में हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी महान गुणों का अभाव है, जो पार्टी सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है। मतलब सरकार की सफलता के लिए जो आवश्यक तत्व है, वह आज भी पार्टी में देखने को नहीं मिलते हैं। और बहुदलीय पार्टी में एक संगठित विपक्षी पार्टी की अनुपस्थिति, यह जो है आज भी एक समस्या का विषय है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और आज भी जो क्षेत्रीय दल हैं, उसकी उपस्थिति काफ़ी दोषपूर्ण है, और इस वजह से जो है ना, ये सारी जो व्यवस्था या फिर ये जो छोटे मोटे दल हैं, यह संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए काफ़ी घातक साबित हो रहे हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा, तो ये देखिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आ भी गया दोस्तों। एक सेकेंड में पेन टैबलेट की जो इंक जो कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। पेन स्टाइलस के कलर को मैंने चेंज कर दिया है, मोटापे को भी चेंज कर देता हूँ। तो कांग्रेस का जो ये पतन है, इसके पीछे के क्या कारण थे, उस पर डिस्कशन करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इतिहास में चलना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो कैसे हुई और किसने की। तो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेजी अधिकारी सर ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और उसने ऐसा कौन सा काम किया था कि उसको सर की उपाधि मिली, इसके बारे में अब तक किसी को कुछ पता नहीं है। निश्चित तौर पर अंग्रेजी सरकार के हित में ही ए.ओ. ह्यूम ने कुछ कार्य किए होंगे, इस वजह से ए.ओ. ह्यूम को सर की उपाधि मिली। क्योंकि भारत की जनता के लिए काम करने पर अंग्रेजी सरकार सर की उपाधि नहीं देती थी। मतलब अगर कोई इंसान भारत की जनता के लिए काम करे उस समय में, तो सर की उपाधि मिलना असंभव था। तो इस वजह से कोई कुछ ऐसा ही किया होगा जो कि अंग्रेजों को फ़ायदा पहुंचाता होगा, अंग्रेजों को फ़ायदा पहुंचाती होगी, इसलिए ए.ओ. ह्यूम जी को सर की उपाधि मिल गई। फिर 1857 की जो सशस्त्र क्रांति हुई थी मंगल पांडे, जिसमें एकदम अग्रिम तौर पर उभर कर आए थे, तो इस क्रांति के बाद अंग्रेज डर गए थे, और तत्कालीन क्रांति को दबाने के लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और ये जो स्थापना की गई थी, यह एक तरह से अंग्रेजों की ही चाल थी, और ऐसी क्रांति न हो और भारतीय जनता को बरगलाया जाए, इसीलिए अंग्रेज की ओर से ही इस कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगले लाइन में है कि इसे कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे कि बालक कोई महंगी वस्तु मांग रहा हो, और उसे एक लॉलीपॉप या झुनझुना देकर बड़े प्यार से चुप करा दिया जाए। मतलब कुछ महंगी वस्तु चाहिए, जैसे कि बच्चे को खिलौने में एरोप्लेन चाहिए, और उसको एक छोटी सी टमटम गाड़ी दे दी गई और उसको खुश करा दिया गया। तो वैसा ही था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद हो रही थी, उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी, और कहा कि भैया ये आपकी समस्याओं का समाधान कर देगी। तो कांग्रेस की सहायता से अंग्रेजों ने सभी क्रांतिकारियों को आतंकवादी घोषित करवा दिया। मतलब कांग्रेस के अंतर्गत जो भी नरम दल वाले होते थे उसको तो रखा जाता था, लेकिन जो गरम दल वाले होते थे उसको लात मार के निकाल दिया जाता था, उसको आतंकवादी घोषित करवा दिया जाता था। देश में एक नया नेतृत्व पैदा हुआ जो अंग्रेजों से बात कर सकता था कांग्रेस के माध्यम से। पहले अंग्रेजों से तो कोई बात करता ही नहीं था, तो फिर कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों से बात करने के लिए एक नया नेतृत्व पैदा हो गया। और इस नेतृत्व में जो भी लोग भारत के हित की बात करते थे, उसे गर्म दल बताकर अप्रासंगिक करार दे दिया जाता था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ऐसे ही शिकार हुए थे। इन्हें गर्म दल कह करके इनको मतलब फांसी पर, सूली पर लटका दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी गर्म दल कहकर भगा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गर्म स्वभाव का बताकर कांग्रेस ने उसे दरकिनार कर दिया था। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज खड़ी की थी, और भारत के एक बड़े भूभाग को जीतकर देश में पहली आज़ाद हिंद सरकार भी बनाई थी, और उस सरकार को एशिया समेत 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। रसिया समेत 11 देशों ने मान्यता दी थी, लेकिन इसी कांग्रेस ने इस मान्यता को रद्द करने का काम किया था, और इसे युद्ध अपराध के तौर पर माना था। ठीक है। और नरम दल को एक नया नेतृत्व मिला गांधी जी के रूप में, जो कि गांधी जी विदेश में पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफ़ी पहुँचे पुरुष थे, और अंग्रेजों से सहजता से बात कर सकते थे, और अंग्रेजों को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने के पक्ष में नहीं थे।
और ये सत्याग्रह में विश्वास रखते थे और अपने इस शैली को उन्होंने क्या नाम दिया था, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या मजाक लिखा गया। फिर गांधी जी अपने जीवन काल में 3 बड़े आंदोलन करते हैं और तीनों में विफल रहे। और जब इनका आंदोलन चरम पर होता था, मतलब एंड मोमेंट पे होता था, आंदोलन ये खींच लेते थे, जय सियाराम कर देते थे। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन देख लीजिए, सविनय अवज्ञान आंदोलन देख लीजिए, या फिर असहयोग आंदोलन देख लीजिए। पहले भी बताया गया है कि इस बीच में, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस का उद्भव हुआ था, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर भारत के कई प्रदेश जीते, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। विश्व के कई देशों ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता भी दी थी, लेकिन कांग्रेस ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता ही नहीं दी। और इतना ही नहीं, इस सरकार के इतिहास को मिटाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया था। और सांच को आज कहाँ, अब वो सभी फाइलें जनता के सामने। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो मोदी गवर्नमेंट ने सारे दबे हुए कागजात को, जो सुभाष चंद्र बोस से जो संबंधित जो दबे हुए कागजात है उसको बाहर निकलवा दिया और जो सत्य है वो सामने आ गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उस विश्व युद्ध की विभीषिका सहने के बाद और भारत में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना के बाद और फिर जो नौसैनिक विद्रोह है उसके कारण अंग्रेज सरकार अब इस स्थिति में नहीं थी कि वह भारत में शासन कर सके। इसलिए उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की जो है कोशिश की और सत्ता हस्तांतरण के लिए उसने उसने कांग्रेसों को उचित समझा, क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों के सबसे निकट थे। इसीलिए कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने सत्ता हस्तांतरित करने की कोशिश की और अंग्रेज तो चले गए सत्ता हस्तांतरित करके, और काले अंग्रेजों का शासन यहाँ कायम हो गया, मतलब कांग्रेस पार्टी का शासन यहाँ कायम हो गया। और पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। मतलब लोग दिल से किसी को चाहते थे तो वो चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत के जो टुकड़े टुकड़े रियासत थे, मतलब भारत से जो अलग रियासत थे उनको भारत में जोड़ने का काम किया था। तो लोगों की चाहत थी कि पटेल जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता में कांग्रेस के प्रति क्या कहते हैं कि भारत का बंटवारा भी हो गया था। मतलब भारत का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में हो गया था। तो इस वजह से भारतीय जनता में कांग्रेस के प्रति रोष भी था और देश में विरोध के स्वर भी उठ रहे थे और कई विरोधी दल भी थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। और फिर जब ये सारे विरोध के स्वर उठ रहे थे, मतलब ये सारी जो लोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विरोध कर रहे थे, उसी समय गांधी जी की हत्या करवा दी गई। अब ये हत्या किसने करवाई इसके बारे में कुछ पता है नहीं, लेकिन कुछ सूत्र या कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहते हैं कि नेहरू का हाथ था गांधी जी की हत्या में। फिर नेहरू जी जब तक जीवित रहे तो वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे, क्योंकि गांधी जी की हत्या हो गई। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी की हत्या की वजह से प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उसको एक तरह से सहानुभूति प्राप्त हो गई और वो क्या बन गए, तो प्रधानमंत्री बन गए। और उनकी इच्छा थी कि उसके बाद उसकी बेटी जो है ना प्रधानमंत्री बने, और जो वरिष्ठ नेता है उसका कोई वैल्यू उन्होंने नहीं दिया था, मतलब उसकी कोई वैल्यू वो देते ही नहीं थे। और ऐसा हुआ भी कि आपको जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, देश को एक सच्चा ईमानदार प्रधानमंत्री भी मिला, लेकिन कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई और फिर से नेहरू परिवार प्रधानमंत्री पद पर काबिज हो गया इंदिरा गांधी के रूप में। किसके रूप में? इंदिरा गांधी के रूप में। इंदिरा गांधी था या सोनिया गांधी थी? हाँ, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा प्रियदर्शनी। तो आपने ये देखा कि कैसे क्या क्या हुआ। अब स्टार्ट होती है मेन कांग्रेस के पतन की कहानी। कांग्रेस जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार में आई, प्रधानमंत्री के रूप में भारत के सामने आई या भारत में अपना कदम रखती हैं, तो कांग्रेस को 2 भागों में बांट दिया गया। एक में थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिसे कांग्रेस सिंडिकेट कहा गया, और इंदिरा गांधी ने जो बनाया उसे कांग्रेस इंडिकेट कहा गया। मतलब इंदिरा गांधी के फेवर में जो भी बोलता था वो कांग्रेस इंडिकेट का सदस्य, और इंदिरा गांधी के खिलाफ जो बोलता था वो कांग्रेस सिंडिकेट का सदस्य। क्योंकि कांग्रेस सिंडिकेट में वरिष्ठ नेता थे और वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, इसलिए इंदिरा गांधी जो है ना वो एक तरह से उनको हटाना चाहती थी रास्ते से। तो यही होता है, फिर यहीं से स्टार्ट होती है वोट बैंक की राजनीति। सिंडिकेट धाराशायी हो गया और इंडिकेट की विजय हुई। मतलब जो वरिष्ठ नेता थे उसका खेल खत्म हुआ और जो इंडिकेट है वो जीत गया। मतलब इंदिरा गांधी की जो विचारधारा थी वो जीत गई और इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त करने जैसे बड़े कदम उठाए, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भी इंदिरा गांधी का अहम रोल रहा। एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज जो आपको पूर्वी पाकिस्तान है जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये सब खेलने का काम
इंदिरा गांधी ने किया था। और इसी बीच देश में पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता की असमय और संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु भी हुई। मतलब जो सिंडिकेट मेंबर्स थे, जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता थे, इनकी भी हत्या कैसे कैसे करके करवा दी गई, संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई। और पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार ने कांग्रेस को पंजाब से दूर कर दिया। मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने शायद ये कहा था कि भैया हमें पंजाब के लोग नहीं चाहिए, हमें पंजाब की जमीन चाहिए। और फिर इस वजह से पंजाब के लोगों ने कांग्रेस से नफरत करना शुरू कर दिया और 30 साल से भी अधिक समय लगा कांग्रेस को फिर से पंजाब में सत्ता हथियाने में। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर सिख की नाराजगी थी, जो पंजाब में जो सिख थे उसकी नाराजगी, फिर देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, गरीबी और भूखमरी भी जो है ना कांग्रेस के हार का एक निश्चित कारण बन रही थी। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से सिखों ने क्या किया, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और देश में सद्भावना की एक लहर उठ गई और फिर से कांग्रेस को 410 सीटें मिल गई और राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। और देश की जनता ने राजीव गांधी के तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उसे कुर्सी से उतार दिया। मतलब राजीव गांधी की जब सरकार बनी ना तो फिर क्या किया गया, तो लोगों ने उसको समर्थन नहीं दिया। मतलब लोगों ने ये देखा कि राजीव गांधी ठीक से सरकार नहीं चला रहे हैं, तो लोगों ने उसको उधर से उतार दिया, सरकार से उतार दिया। फिर सरकार बनी राष्ट्रीय मोर्चा की। लेकिन कांग्रेस को लग गई थी सत्ता की लत। कांग्रेस को क्या लग गई थी, सत्ता की लत। और इस वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस ने किसी तरह राष्ट्रीय मोर्चा को सरकार से हटा दिया। मतलब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार गिरा दी, राष्ट्रीय मोर्चा में फूट डलवाई और फिर कांग्रेस ने चंद्रशेखर के बहाने, मतलब चंद्रशेखर को समर्थन दिया और पिछले दरवाजे से सत्ता में आ गई। मतलब डायरेक्ट कांग्रेस ने सत्ता में नहीं रहने का फैसला किया और मतलब पीछे से इस चंद्रशेखर को क्या दिया, तो एक तरह से समर्थन दिया। और उसके बाद इस गठबंधन की सरकार जो है यह 4 महीने तक ही चल पाई। ये जो गठबंधन की सरकार थी ये 4 महीने तक चली, फिर आम चुनाव की घोषणा हुई और इस बार राम मंदिर की लहर थी और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने वाली थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो स्टार्टिंग से ही मुद्दा रहा है राम मंदिर बनाएंगे, और राम मंदिर उन्होंने अब बना भी दिया है। खैर अच्छी बात है, प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। तो खैर मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, वो तो राजनीतिक बातें हैं, इससे किसी का कुछ होने जाने वाला है नहीं, डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं। जो यहाँ लिखा गया वही मैं बता रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने वाली थी और देश में पहली बार 2 चरणों में चुनाव हुआ था और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली थी। लेकिन दूसरे चरण में जब मतदान चल रहा था उसी समय राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और फिर से एक बार सद्भावना की लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी और फिर कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिली। लेकिन फिर भी कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं कर पाई और फिर कांग्रेस ने किसी तरह जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार चली और कांग्रेस ने यह भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि स्थिर सरकार केवल कांग्रेस ही दे सकती है और स्थिरता और गठबंधन धर्म की आड़ में कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी ताकतों को खूब बढ़ावा दिया। राष्ट्र विरोधी जो ताकतें थी उसको बढ़ावा देने का काम कांग्रेस ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बात जब करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के कद्दावर नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेता थे। तो कांग्रेस ने अपने कुचक्र, अपने गलत पॉलिटिक्स से क्या किया, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी को काफ़ी दिनों तक सत्ता से दूर रखा और कुछ समय के बाद वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री तो बने लेकिन बहुत देर से बने और फिर यह सरकार भी काफ़ी समय तक नहीं टिक पाई। कांग्रेस के कुचक्रों और वोट बैंक की राजनीति ने देश को बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने थे, अगर वो अपना कार्यकाल पूरा करते और उसी की वजह से क्या होता कि अटल जी को पूर्ण बहुमत मिल जाता। मतलब यदि लाल बहादुर शास्त्री को पूरा कार्यकाल का समय मिलता या फिर अटल जी पूर्ण बहुमत से पहली बार सरकार में आ जाते तो देश की स्थिति आज कुछ और ही होती। अब आगे बढ़ते हैं। यह बात समझने में देश को 60 साल लग गए। अब जनता जान चुकी है कि कांग्रेस एक अवसरवादी संगठन है और यह देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है सत्ता पर काबिज होकर अनर्गल रूप से पैसे कमाना और सत्ता का दुरुपयोग करना। फिर शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं ने, जो कि एक समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अपनी खुद की एक अलग पार्टी बना ली। जैसे कि शरद पवार की पार्टी अभी एनसीपी है और जो ये क्या कहते हैं ममता बनर्जी की पार्टी है ये तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस अभी बंगाल में शासन कर रही है और एनसीपी जो है अभी विपक्षी के तौर पर अभी क्या कहते हैं आपको ये अरे भाई क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में अभी
मौजूद है, मतलब विपक्ष के तौर पर अभी महाराष्ट्र में एनसीपी या शरद पवार की पार्टी मौजूद है। फिर प्रणब मुखर्जी को भी कांग्रेस ने स्वयं ही दरकिनार कर दिया। फिर आज जो है कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ पर अभी एक अच्छे नेता का काफ़ी अभाव है और चाटुकारिता अभी अपने चरम पर है। गलत गलत चीज़ों को भी सही ठहराया दिया जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुद बोलने का शऊर ही नहीं है, बोलने का कुछ पता ही नहीं है और देश में राष्ट्रवाद का उत्थान हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस की तो दुर्दशा होगी ही होगी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान और निकट भूतकाल की, मतलब अभी का जो सिचुएशन है और इससे थोड़े समय पहले का जो सिचुएशन है उसमें हम कांग्रेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या कि अभी मनमोहन सिंह के सरकार से पहले मनमोहन सिंह की सरकार से पहले बीजेपी सत्ता में थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उनसे पहले नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री बनाए गए थे, लेकिन यह एक तरह से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के चाटुकार थे। और ये पीवी नरसिम्हा राव, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी जो सरकार में आए थे वो भी, उसे भी चाटुकारिता का ही मतलब तमगा दिया गया था और ये भी एक तरह से बस एक मिरर थे, एक तरह से आईना थे, एक फोटो फ्रेम थे और इसको रिमोट से ऑपरेट किया जा रहा था या आप जो समझ लें सोनिया गांधी जी के माध्यम से। तो जब पीवी नरसिम्हा राव 1989 के आसपास सत्ता में आए थे तो उस समय जो वो प्रधानमंत्री तो बन गए थे लेकिन वो सोनिया गांधी के घर पर चाटुकारिता देते रहते थे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब जो ये नरसिम्हा राव सरकार में आए थे ना, तो ये क्या कर रहे थे कि अपने साथ जितने भी लोगों को मिला रहे थे तो वो क्या कर रहे थे कि हर लोग को कुछ ना कुछ मलाईदार पदवी दे रहे थे ताकि दोनों हाथों से देश का पैसा लूटकर अपनी तिजोरियां भरी जा सके। मतलब ये जो पीवी नरसिम्हा राव थे विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में अपने आदमियों को बैठा दे रहे थे और फिर बड़े बड़े घोटाले कर रहे थे और ऐसा हुआ भी। नरसिम्हा राव और उसके कई जो नेता हैं ना वो कांग्रेस के एक सेकेंड इसको मैं डिलीट करता हूँ। हाँ, ऐसा हुआ भी। हुआ क्या कि नरसिम्हा राव ने खूब तिजोरियां भर ली, तब बाद में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। फिर भी कांग्रेस की जीत हुई। मतलब हुआ क्या कि कांग्रेस जो है तब भी जीत गई। फिर इसके बाद इस बार जीत का कारण बना गुजरात 2002। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और प्रधानमंत्री बनाए गए सरदार मनमोहन सिंह। अब स्टार्टिंग करते हैं मेन पॉइंट से। तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ये जो है ना, क्या बोलते हैं, क्या कह रहे थे भाई, पीवी नरसिम्हा राव खूब पैसा वैसा लूट करके अपना काम चला लेते हैं। बाद में क्या होता है कि पीवी नरसिम्हा राव को टिकट नहीं मिलता है और क्या होता है कि नरसिम्हा राव के शासनकाल की समाप्ति के बाद बीजेपी सत्ता में आ जाती है। एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कौन आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन बाद में क्या होता है कि पीवी नरसिम्हा राव को टिकट मिलता नहीं है 2002 के आसपास में। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बदले में टिकट किसको मिल जाता है, सरदार मनमोहन सिंह को। सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके उतार दिया जाता है मार्केट में, वोटों का खूब ध्रुवीकरण किया जाता है और फिर कांग्रेस किसी तरह से सत्ता में आ जाती है। कांग्रेस जो है किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेती है और फिर इस बार क्या होता है कि एक तो पीवी नरसिम्हा राव की तरह कठपुतली सरकार तो जो होती है, फिर बाद में मनमोहन सिंह के रूप में भी एक कठपुतली सरकार आ जाती है क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता है और इसकी जो रिमोट होती है वो सोनिया गांधी के हाथ में होती है। फिर 10 वर्षों में ये जो मनमोहन सिंह की सरकार है इसने कई घोटाले किए हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, यह काफ़ी फेमस घोटाला है। फिर देश की जनता कांग्रेस की सच्चाई अब जान चुकी है और अब समय आ चुका है राष्ट्रवाद के उत्थान का और लोगों को पता चला कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है। कांग्रेस एक अवसरवादी पार्टी है। फिर सोशल मीडिया के कारण देश में सच्चाई का प्रादुर्भाव हुआ और कांग्रेस की झूठी हार हो गई। तो आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। और इतने सारी चीज़ों के होने के बावजूद आज भी कांग्रेस वंशवाद से आगे नहीं निकल चुका है, वंशवाद को अपना भविष्य मानता और फिर नकारे और सक्षम और अनुभवहीन लोग जो है आज भी वो कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं। और फिर ये सब लोग जो है ना, ये सभी लोग मिलकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद देना चाहते हैं और यह एक तरह से, यह जो निर्णय है एक तरह से कांग्रेस की ताबूत में अंतिम कील साबित हो रहा है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलित कौन है, टिप्पणी कीजिए। दलित कौन है, टिप्पणी कीजिए। दलित के प्रमुख मुद्दों और उनके लामबंदी के विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो खैर मैं इसको भी डिस्कस करवाऊंगा, उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं अब दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शब्दकोश के अनुसार, अगला जो आंसर है वो है कि संस्कृत शब्दकोश के अनुसार दलित को दलमस्यंग जातंग दल तारिका दित्वादि तचंग
ऐसा हम कहते हैं। संस्कृत के अनुसार दलित को इस श्लोक से परिभाषित किया जाता है या फिर इस संस्कृत वाक्य से परिभाषित किया जाता है। जैसे हम कहते हैं प्रस्फुटित, प्रफुल्ल, खंडित, टुकड़ा किया हुआ, या फिर विद्रोण, रौंदा हुआ, कुचला हुआ, विनिष्ट किया हुआ, दलमत्यज, नासित, ध्वंसित। उसके बाद अस्पृश्य, नीच, हरिजन, दलित, विदल, तत्व, त्वक्त है सत्य, अक्तवत है, टूटा हुआ, फूटा हुआ, चिरा हुआ, खुला हुआ, फैला हुआ। तो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश के अनुसार जो दलित हैं वह समाज के निम्नतम वर्ग होते हैं जिसको विशिष्ट संज्ञा आर्थिक व्यवसायों के अनुरूप ही प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ दास प्रथा में दास, सामंतवादी व्यवस्था में किसान, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर समाज का दलित वर्ग कहलाता है। मतलब ऐसा है कि उनके व्यवसाय के, मतलब कोई भी जो वर्ग होता है उसके व्यवसाय के अनुरूप उसको संज्ञा मिलती है कि वो दलित है या नहीं है। जैसे दास प्रथा में दास लोगों को दलित कहा गया, सामंतवादी व्यवस्था में किसान दलित कहलाए, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर समाज दलित कहलाया। दलित वर्ग का अर्थ प्रायः नीची जातियों के अछूत वर्ग से लगाया जाता है, किंतु दलित वर्ग का अर्थ अस्पृश्य वर्ग ही नहीं है अपितु सामाजिक रूप से अविकसित, पीड़ित, निम्न जातियों की भी गणना दलित में होती है। इस प्रकार दलित वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों का विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है, जो कि नीचे है, अभी मैं बताऊंगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। हाँ दोस्तों, एक चीज और, ये जो पीडीएफ है आप लोग ignutipsassignment.com पे विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं, और इस पीडीएफ के परचेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली होगी, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं इसको। और साथ ही व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पर, या फिर 9798808991 इस पर व्हाट्सएप करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला है कि कैसे इन दलितों को विभाजित किया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व अपराध कर्मियों, पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों। दलित शब्द वर्ग से जुड़कर विकसित हुआ है। यह अंग्रेजी के शब्द डिप्रेस्ड क्लासेस एवं डाउन ट्रॉडन के हिंदी रूपांतरण के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। सैद्धांतिक रूप से यह शब्द समस्त अस्पृश्य जातियों, आदिवासियों, भूमिहीन, खेत मजदूरों, मजदूर वर्ग तथा पिछड़ी जातियों के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु व्यावहारिक रूप से दलित शब्द सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक शोषण के शिकार अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए भी प्रयुक्त होता है। दलित, जिन्हें हम अछूत कहते हैं या जिन्हें अछूत कहा जाता था, वो भारत की कुल आबादी का 16.6% है। इन्हें अब सरकारी आंकड़ों में अनुसूचित जातियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1850 से 1936 तक ब्रिटिश समाजवादी सरकार इन्हें दबे कुचले वर्ग के नाम से बुलाती थी। अगर हम 2 करोड़ दलित ईसाइयों और 10 करोड़ दलित मुसलमानों को भी जोड़ ले तो भारत में दलितों की कुल आबादी अभी 32 करोड़ है, और ये भारत की कुल आबादी की 1/4 है। और आधुनिक पूंजीवाद और साम्राज्यवादी शासन ने भारत में भारतीय जातीय व्यवस्था पर तगड़े हमले किए हैं, फिर भी दलित व्यवस्था को आज भी बनाए रखा गया है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब गांव में जो दलित आबादी है उसका हाल कैसा है, तो भैया कुछ ऐसा है कि देश में कृषि व्यवस्था के बढ़ते संकट ने ऊंचे तबके के किसानों और दलितों के रिश्तों में तनातनी बढ़ा दी है। मतलब गांव में ऐसी स्थिति है कि जो बड़े किसान हैं और जो दलित हैं उनमें क्या हो रही है, तो तनातनी बढ़ गई है, क्योंकि दलित भूमिहीन है और फिर इसके पास संकट है और इन पर संकटों का कोई असर भी नहीं होता क्योंकि ये अब आदी हो चुके हैं। इसके पास शिक्षा और रोजगार के बढ़ते मौके का मतलब मौके नहीं है। और फिर क्या हो रहा है कि आज कुछ लोग शिक्षा और रोजगार के बढ़ते मौके का फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसकी वजह से वो लामबंदी कर रहे हैं, और फिर दलित आज ऊंचे तबके के ग्रामीणों से बेहतर हालत में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा हो भी रहा है। दलितों के प्रति ये नाराजगी कुछ छोटी हिंसक घटनाओं की वजह से भयंकर जातीय संघर्ष में बदल जाते हैं। मतलब ये जो दलित लोग अब इतने ऊंचे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग जो है ना इनसे घृणा करते हैं और फिर यहाँ पर जातीय संघर्ष काफी बढ़ जाता है। ये पूरी तरह से आज़ादी के बाद आर्थिक सियासत का नतीजा है। जुल्मों का ये नया वर्ग तैयार हो रहा है जिसमें ऊंची जाति के हिंदू दलितों को निशाना बनाते हैं ताकि वो पूरे दलित समुदाय को एक सबक सिखा सके। आज पूरे देश में दलित ऐसे हालात और जुल्म का सामना कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, दलित आज भी ज़्यादातर गांव में रहते हैं और गैर दलितों के मुकाबले दलित आबादी का शहरीकरण आधी रफ्तार से हो रहा है। मतलब दलित लोग आज भी शहर में नहीं जा रहे हैं और ज़मीन के मालिक न होने के बावजूद भी आज भी वो भूमिहीन मजदूर और सीमांत किसान के तौर पर गांव में ही दिखते हैं, गांव में ही रहते हैं। दलितों के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन भी है तो वो उससे छीनती जा रही है।
और स्कूलों में आज दलितों की संख्या दूसरी जातियों के मुकाबले ज़्यादा हो गई है, लेकिन ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का रुख करते करते ये तादाद घटने लगी। आज ऊंचे दर्जे की पढ़ाई छोड़ने की दलितों की दर गैर दलितों के मुकाबले दोगुनी है। कमजोर तबके से आने की वजह से वो घटिया स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं होता, तो उनको रोजगार भी घटिया दर्जे का ही मिलता है। तो ऐसा है कि आज स्कूल में ज़्यादातर दलित ही पाए जाते हैं, लेकिन ऊंचे दर्जे की पढ़ाई के लिए ऊंचे स्कूलों में बड़े लोग जाते हैं, और जो छोटे लोग हैं या जो दलित लोग हैं वो छोटे स्कूलों में रहकर ही अपना दम तोड़ देते हैं और उन्हें घटिया नौकरी का इस सहारा लेना पड़ता है। दलितों के खिलाफ बढ़ रहा जुल्म। तो 1990 के दशक में उदार आर्थिक नीतियां लागू की गई, जो कि दलितों के और हालात खराब होने का कारण बनी। डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता और समाज के ऊंचे तबके के प्रति एक खास लगाव की वजह से नए उदारीकरण ने दलितों को और भी नुकसान पहुंचाया है। 1990 की जो उदारीकरण की नीति थी वो बड़े लोगों को और ज़्यादा बड़ा बना रही थी और छोटे लोगों को और छोटा बना रही थी, तो इस वजह से दलितों को नुकसान हुआ है। और फिर सरकारी नौकरी, आरक्षी नौकरियों और रोजगार के दूसरे मौके कम हुए। 1997 से 2007 के बीच के दशक में 197 लाख सरकारी नौकरियों में 18.7 लाख की कमी आई है, और ये कुल सरकारी रोजगार का 9.5% है। और इसी अनुपात में दलितों के लिए आरक्षित नौकरियां भी ऑलमोस्ट घट गई हैं। फिर ग्रामीण इलाकों में जो दलित और गैर दलितों के बीच सत्ता का असंतुलन है वो बढ़ता जा रहा है, और फिर दलितों पर जो जुल्म है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। हिंदुत्व के उभार पर दलितों का प्रभाव। तो उदारीकरण आर्थिक नीतियों की वजह से हिंदुत्व के उभार और फिर इसके सत्ता में काबिज होने की वजह से दलितों के खिलाफ जुर्म बढ़ा है। सही बात है। 2013 से 17 के बीच ऐसी घटनाओं में 33% की बढ़ोतरी देखी गई है। फिर दलित के जो मौजूदा हालात हैं उससे एकदम साफ है कि संवैधानिक उपाय दलितों की दशा को सुधारने में उतने असरदार नहीं है जितने की होने चाहिए। आरक्षण का मकसद जो है ना दलितों की भलाई और उनकी तरक्की थी, लेकिन आज गिने चुने लोगों को ही ऐसे में फायदा पहुंचाया जा रहा है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ओबीसी कौन है, टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग 1991 में अस्तित्व में आया एक वर्ग है। यह सामान्य वर्ग ही है, लेकिन इनको जो है ना थोड़ी सी मतलब आरक्षण दी जाती है, थोड़ा सा आरक्षण इनको प्राप्त होता है, और वो आरक्षण प्राप्त होता है इनके गरीबी के स्तर पर और इनके शिक्षा के रूप में पिछड़े होने के स्तर पर। मतलब आप देखते होंगे कि जनरल और ओबीसी ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, और जनरल और अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली जनरल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ओबीसी जनरल का ही एक तरह से भाग है, और अगर किसी ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो वो एक जातीय गरीबी पर और एक शिक्षा में पिछड़ा होने के आधार पर मिलता है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यह भी एक सामान्य वर्ग का भाग है जो जातियां वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। मतलब यह एक सामान्य वर्ग का भाग है, और इसमें जो ओबीसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसमें कुछ जातियों को एक तरह से रखा जाता है, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अभी इसमें रखा जाता है। और ये जो ओबीसी है ना, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये मंडल आयोग की रिपोर्ट से हुई थी, और ये 1 जनवरी 1979 को प्रकाशित की गई थी। और इसमें कहा गया था कि जो है ना, कहा गया भाई पॉइंट, पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 2006 में ओबीसी की जो, कहाँ चला गया पॉइंट, हाँ ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है वो पॉइंट। तो ये जो मंडल आयोग है इसने सिफारिश की थी कि केंद्रीय स्तर पर ओबीसी बनाया जाए, ओबीसी लिस्ट जारी की जाए, इसमें कुछ जातियों को रखा जाए और उन्हें शिक्षा और रोजगार के स्तर पर आरक्षण दिए जाए। हालांकि इस खोज की आलोचना हुई थी, ये जो मंडल आयोग है इसकी आलोचना की गई थी, और बाद में जो है ना एक तरह से इसकी आलोचनाओं के बावजूद भी इस तरह के आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसको बनाए रखा गया, और फिर साथ ही ओबीसी को भी बाद में विस्तार मिलता गया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ओबीसी का उपवर्गीकरण। हालांकि ओबीसी एक बड़ा शब्द है, अब इसके अंतर्गत कई जातियां हैं। तो अक्टूबर 2017 में जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो उन्होंने भारतीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अगुवाई में एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, और उन्होंने कहा था कि ओबीसी का उपवर्गीकरण हो, मतलब ओबीसी में और जातियों और जनजातियों और उपजातियों को शामिल किया जाए। और फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग ने 2011 में इसकी सिफारिश पहले ही कर दी थी, और उसी को इम्प्लीमेंट किया गया कब, तो अक्टूबर 2017 में। और इसके तहत 3 बातें कही गई, मतलब ये जो आयोग बना इसके तहत 3 बातों को मतलब
मुख्य बिंदु के तौर पर रखा गया। एक तो केंद्रीय ओबीसी सूची के तहत आने वाले विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों का असमान वितरण की जो सीमा है उसकी जांच करना। जो ओबीसी सूची के अंतर्गत जो विभिन्न जातियां हैं उसमें जो असमान आपको आरक्षण प्राप्त है उसमें जो असमान लाभों का जो वितरण है उसकी जांच करना, यह एक पॉइंट बना। फिर वास्तविक उपवर्गीकरण के लिए तंत्र मापदंड और मापदंडों को पूरा करने के लिए वास्तविक ओबीसी आरक्षण 27% रहेगा और इसके भीतर समिति को फिर से व्यवस्था करनी होगी। मतलब जो वर्गीकरण है उसके लिए एक निश्चित मानक मापदंड तय किए जाए और जो आरक्षण है वो 27% से ज़्यादा नहीं होगा और इसके लिए केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार की समिति जो भी व्यवस्था करे वो चलेगी। फिर ओबीसी की केंद्रीय सूची के लिए किसी भी दोहराव को हटाकर आदेश लाना। मतलब ओबीसी की जो केंद्रीय सूची है उसमें कोई भी मतलब दोहराव नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पर, मतलब आरक्षण के स्तर पर दोहराव नहीं हो और उसके अलावा कोई दूसरा आदेश लाया जाए, ये भी बात कही गई है। ओबीसी उपवर्गीकरण राज्य स्तर पर 11 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, जम्मू क्षेत्र और हरियाणा और पुडुचेरी के केंद्रीय प्रदेशों में पहले से ही लागू किए जा चुके हैं। मतलब ओबीसी का जो उपवर्गीकरण वाला जो कार्य है राज्य स्तर पर 11 राज्यों में पहले ही लागू हो चुका है और केंद्रीय ओबीसी सूची के उपवर्गीकरण का ऐसा ही विचार है जो लंबे समय से अति दे रहा है। मतलब केंद्रीय जो ओबीसी सूची है उसके भी उपवर्गीकरण पर अभी विचार चल रहा है और आगे पता नहीं क्या होगा। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग के स्थापना की मंजूरी दी है और ओबीसी को जो है ना, ओबीसी को अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो भागों में बांटा गया और नॉन क्रीमी लेयर के लिए पहले 6 लाख आय को दिखाना अनिवार्य था, 6 लाख से कम आय, अब 8 लाख से कम आय को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए। सामान्य सा है ये क्वेश्चन, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। यौन उत्पीड़न, बलात्कार, यौन संबंध के लिए अनचाहा दबाव, जानबूझकर सटना, ऊपर झुकना, गंदी निगाहों से देखना, अनचाहे पत्र भेजना, जबरदस्ती घूमने के लिए ले जाना, बेवजह गंदे चुटकुले सुनाना, ये सब महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करनी है। इसमें दम तो है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें दम, आप भी कर सकते हैं। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, आपने भी देखा होगा। मोटे तौर पर शादी के लिए दबाव बनाया जाता है, फिर डेटिंग के लिए परिवार में कुछ हिंसा हो सकते हैं, दोस्तों या सहवास में दोनों भागीदारों के में अपमानजनक व्यवहार, मतलब दोस्तों में कभी कभी मतलब डिस्कशन हो सकता है महिलाओं में। फिर सहवास मतलब प्रेम संबंध, पति पत्नी में भी कभी कभी डिस्कशन हो सकता है। घरेलू हिंसा के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक दुर्व्यवहार, मारना, लात मारना, काटना, फेंकना, यौन शोषण हो सकता है, भावनात्मक दुर्व्यवहार हो सकता है महिलाओं के साथ, जबरदस्ती धमकियां दी जा सकती हैं, तिरस्कार किया जा सकता है, गुप्त दुर्व्यवहार किया जा सकता है, फिर आर्थिक अभाव से मतलब लादा जा सकता है। तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं और इस तरह के घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने रिंग द बेल कार्यक्रम चलाया है। मतलब घंटी बजाओ और अपनी समस्याओं का समाधान पाओ, महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। फिर अनैतिक व्यापार भी महिलाओं के साथ किया जाता है, महिलाओं को बेच दिया जाता है, महिलाओं की तस्करी की जाती है, यौन शोषण के लिए भी उकसाया जाता है, युवा लड़कियों और लड़कों को बंधक बनाकर काम पर रखा जाता है, उन्हें बेचा जाता है, फिर उन्हें शोषण की स्थिति में डाला जाता है, फिर वेश्यावृत्ति और गुलामी के लिए मजबूर किया जाता है। फिर अनैतिक व्यवहार के परिणाम क्या होते हैं या अनैतिक व्यापार के क्या परिणाम होते हैं? पीड़ित जो व्यक्ति होती है या पीड़िता जो होती है उसके उन्हें शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर बहुत बार पुलिस, दूसरों से पूछताछ, परिवार, दोस्तों इत्यादि से सवाल की वजह से पीड़िता को लगता है कि वह खुद की वजह से पीड़ित है और वह इस स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार है। तो यही सब रीजन है। फिर महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे कि जीने का अधिकार हर महिला को है, व्यक्तिगत रक्षा का अधिकार, खुद की रक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार, प्रजनन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिना भेदभाव के शिक्षण संस्थान में प्रवेश का अधिकार। तो ये सब अधिकार दिए गए। महिलाओं के लिए शैक्षणिक योजना, महिलाओं के लिए कुछ शैक्षणिक योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। यह प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित होता है। इस मिशन के तहत 15 से 35 वर्ष के निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षित करने का लक्ष्य है। इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं जो है प्रदान की गई हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जन शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई है। यह कार्यक्रम शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे वयस्कों को शिक्षा देने के लिए चलाया जा रहा है। फिर यह कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा के माध्यम से कुशलताओं में सुधार लाता है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जिला साक्षरता समिति को शैक्षिक और तकनीकी सहयोग में सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान की भी स्थापना की गई है
और इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि शिक्षा जो प्राप्त करने की कोई ऊपरी आयु की व्यवस्था नहीं है, इसमें हर कोई शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है महिलाओं के लिए। 6 से 14 वर्ष तक के कोई भी बच्चा जो है वो प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और इस अभियान के माध्यम से जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की गई है। ठीक शौचालय व्यवस्था की कोशिश की गई है। पीने का पानी ठीक हो, इन सभी चीज़ों की कोशिश जो है वो की गई है। तो ये भी आप लोग समझ गए। भारत के पारिस्थितिक और पर्यावरण आंदोलनों पर चर्चा करें अथवा चिपको आंदोलन की चर्चा कीजिए। तो देखिए, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, तो पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन होंगे, जो हमारे आसपास के वातावरण है उससे संबंधित जो आंदोलन होंगे उसे हम पर्यावरणीय आंदोलन कहेंगे। और पारिस्थितिकी जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, यह एक अलग ही टॉपिक है इसका। तो उससे संबंधित जो आंदोलन होंगे उसे हम पर्यावरणीय या फिर पारिस्थितिकी आंदोलन कहेंगे। क्योंकि भारत विकास कर रहा है तो इसका मतलब है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान होगा ही होगा। और इससे क्या होगा कि पर्यावरण और इंसान में संघर्ष बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि एक तरह से पर्यावरण संतुलन खतरे में डाला जाएगा या पर्यावरण संतुलन खतरे में आ जाएगा, फिर इससे दिक्कत होगी। तो सार्वजनिक नीति में परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के लिए होने वाले विरोध को पर्यावरण आंदोलन बोला जा सकता है। मतलब जो ये दिक्कतें हो रही है, इन दिक्कतों को रोकने के लिए सार्वजनिक नीति में परिवर्तन के माध्यम से जो ये दिक्कतें हो रही है, तो इससे पर्यावरण की रक्षा के लिए जो विरोध हो रहे हैं उसे हम पर्यावरण आंदोलन बोलेंगे। सबसे पहला आंदोलन हुआ था बिश्नोई आंदोलन। यह एक धार्मिक संप्रदाय आंदोलन था। और बिश्नोई भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है जिसके अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इस बिश्नोई जो संप्रदाय है, इसका जो संस्थापक है वो है आपको श्री गुरु जम्भेश्वर। तो यही जो है बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। और इन्हें जो है ना जम्भो जी के नाम से भी जाना जाता है। और इस संप्रदाय के संस्थापक ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए थे। इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे, जो जम्भो जी थे, उन्होंने 29 नियम दिए थे। 20 प्लस नो जोड़ ई, बिश्नोई बना। तो यही 29 नियमों के कारण या 20 और 9 नियमों के कारण इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। हालांकि इसके बैकग्राउंड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको मूल रूप से इस आंदोलन के बारे में जानना है। तो ये जो आपको संप्रदाय था ना, ये प्रकृति की पूजा में विश्वास रखता था और ये प्रकृति पूजकों का अहिंसात्मक संप्रदाय था। और इन्होंने आंदोलन किया था 1700 ईस्वी में। उस समय क्या हुआ था कि उस समय वनों की कटाई अचानक से बढ़ गई थी। और इस वजह से इस आंदोलन का इस वनों की कटाई का विरोध जो है इस बिश्नोई समाज द्वारा किया गया था। और इसकी जो नेतृत्व करता थी वो थी अमृता देवी ने ही इस बिश्नोई आंदोलन को बढ़ाया था। और विरोध में बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे। जब इस क्षेत्र के राजा को विरोध और हत्या का पता चला तो वह गांव आया और माफी मांगी तथा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह कानून आज भी मौजूद है। तो यह बहुत पुराना आंदोलन है दोस्तों। यह एक तरह से मिडाइवल हिस्ट्री का आंदोलन है, मिडाइवल इंडिया का आंदोलन है। उस समय राजा का शासन चल रहा था, उसी समय का आंदोलन है। जो मूल रूप से आधुनिक आंदोलन है वो पहला आंदोलन है चिपको आंदोलन। इसके बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा, चिपको मूवमेंट लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये पर्यावरण आंदोलन था, पर्यावरण रक्षा आंदोलन। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में, और तभी ये जो उत्तराखंड है यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था, यहीं पर चलाया गया था। इसमें क्या होता है ना कि किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। और राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा जो वन की कटाई हो रही थी, ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। और सुंदरलाल बहुगुणा और जो चंडी प्रसाद भट्ट थे इस आंदोलन के जो है ना मुख्य नेता थे। और ये उत्तर भारत का आंदोलन था। उसी तरह चिपको आंदोलन के बाद अपिक्को आंदोलन हुआ। यह भी चिपको आंदोलन की तरह ही था और यह भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था। दूसरे शब्दों में कहे तो उत्तर का जो चिपको आंदोलन था यह दक्षिण में अपिक्को आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। माफी चाहता हूं दोस्तों। यह आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन में वनों की सुरक्षा करने के लिए कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब जो चौथा है वो है साइलेंट वैली आंदोलन। यह केरल की शांत घाटी में चलाया गया एक आंदोलन था और यह 89 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ था। ये क्या था भाई, ऊपर में भूल गया मैं अभी तो। साइलेंट वैली, हाँ याद आ गया, साइलेंट वैली। तो यह साइलेंट वैली आंदोलन था। और यह जो साइलेंट वैली है यह अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर था। 1987 में यहाँ
कुंती पुंज नदी की एक परियोजना की स्टार्टिंग होने वाली थी और इसके अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांधने का प्रस्ताव रखा गया था। केरल सरकार इस परियोजना के लिए बहुत इच्छुक थी, लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिक, पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों ने काफी आंदोलन किए थे और इनका मानना था कि इस तरह के बांधों के बनने से यहाँ के कई विशेष फूलों का नाश हो जाएगा, पौधों का नाश हो जाएगा और फिर लुप्त होने वाली प्रजातियों को भी खतरा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है जंगल बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन 1980 में बिहार से स्टार्ट हुआ था और फिर झारखंड और उड़ीसा में फैल गया था। एक्चुअली इस आंदोलन में हुआ क्या था कि इस जंगल बचाओ आंदोलन के तहत दरअसल 1980 में जो बिहार गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि जो परंपरागत साल वृक्ष है उसको हटा दिया जाए जंगल से और उसके जगह पर सागौन वृक्ष को लगा दिया जाए। तो साल वृक्षों की कटाई के विरोध में यह जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में बिहार में चलाया गया था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यह भी एक तरह से पर्यावरण आंदोलन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन हो रहा था 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। लेकिन इसमें 3 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल थे। यहाँ पर जल वितरण को लेकर यहाँ पर कोई सहमति नहीं बनी थी और 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था और इसके बाद फिर से ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना इसको स्टार्ट करने की कोशिश की थी और फिर इसके माध्यम से जो ना हाइड्रो बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था क्योंकि इन लोगों का मानना था कि यह जो है ना ये आंदोलन ये इस नदी पर अगर बांध बनाया जाता है तो इससे कई गांव जलमग्न हो जाएंगे और कई गांव डूब जाएंगे। और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो थे आपको क्या कहते हैं, अरुंधति राय, यह एक महिला थी। फिर बाबा आमटे थे और फिर आमिर खान का भी समर्थन इस आंदोलन को मिला। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन भी हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था और भागीरथी और भिलंगना नदी पर एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा बांध बनने की वजह से यहाँ पर आंदोलन हुआ था। मतलब टिहरी बांध परियोजना की स्टार्टिंग की गई थी। इसमें भागीरथी और भिलंगना नदी पर एशिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की बात की गई थी और विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध बनाने की बात की गई थी और इसके निर्माण के लिए 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसका विरोध किया गया। हालांकि इस बांध परियोजना के तहत 620 करोड़ यूनिट बिजली के उत्पादन की जो है ना बात कही गई थी। लेकिन बात यह था कि हालांकि इस यूनिट से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों को बिजली मिलती, लेकिन मुद्दा ये हुआ था कि लोगों का कहना था कि अगर ये बांध स्टार्ट होता है तो इससे क्या होगा कि जो है ना कई सारे कस्बे और कई सारे आसपास के गांव डूब जाएंगे। कुल मिला के 23 गांव तो पूर्ण रूप से डूब जाएंगे और 72 अन्य गांव आंशिक रूप से डूब जाएंगे, जिससे 85,600 लोग विस्थापित हो जाएंगे और इससे काफी नुकसान होगा। और इस वजह से इस टिहरी बांध परियोजना का विरोध किया गया था और इसके जो विरोधी में सबसे आगे थे सुंदरलाल बहुगुणा और अनेक अन्य पर्यावरणविद। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। अब आज के इस वीडियो सेशन को यही समाप्त करते हैं। लास्ट में यही कहूँगा, इस पीडीएफ को जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो इस पर व्हाट्सएप करें या फिर यहाँ पर विजिट करें और इस पीडीएफ के बाय की लिंक, खरीदने की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई होगी। और साथ ही अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।